हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा की यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है जावा न्यू फीचर्स एंड इसका कोड नंबर है BCS403। इस यूनिट में हम मेनली पढ़ेंगे कि जावा के मॉडर्न फीचर्स कौन कौन से हैं, जो कि बेसिकली जावा 8 से लेके जावा 17 तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड ये स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस होने वाली है पूरी वीडियो। सो जितने भी AKTU के बच्चे हैं वो इत्मीनान से बैठे, क्योंकि हमने पूरी यूनिट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट कवर करी है। इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, हमने वो भी कवर करे हैं और थ्योरी भी कवर करी है। तो बिना ज़्यादा टाइम को फर्दर वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए एंड या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारा सिलेबस है जो कि स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू AKTU है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में, लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में, मेथड रेफरेंस, स्ट्रीम APIs, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रीम API काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड, base64 इनकोड एंड डिकोड, फॉर ईच मेथड, ट्राई विद रिसोर्सेज, टाइप एनोटेशन एंड रिपीटिंग एनोटेशन, जावा मॉड्यूल सिस्टम, डायमंड सिंटैक्स विद एनोनिमस क्लास। फिर आता है हमारा लोकल वेरिएबल एंड टाइप इन्फ्रेंस, सर्च एक्सप्रेशंस, यील्ड कीवर्ड, ट्राई ब्लॉक्स, रिकॉर्ड एंड सील क्लासेस। ये पूरा हमारा जो सिलेबस है, जो कि स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू AKTU है, हम इसको पूरा कवर करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो अब सीधा आते हैं टॉपिक पे, जहां हमारा सबसे पहला टॉपिक है फंक्शनल इंटरफेस। अब सिंपली इसको समझें तो फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें बस एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है, फंक्शन बोल लो या मेथड बोल लो, जिसमें सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इस कॉन्सेप्ट को जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। अब बेसिकली इसको और अच्छे से हम कोड में जाके देखेंगे, क्योंकि अगेन थ्योरी में तो हमें समझ में आता नहीं है कि क्या चल रहा है, तो अभी आगे जाके देखेंगे। बाकी ये समझ लो कि फंक्शनल इंटरफेस का जो मेन यूज होता है वो हमारे लैम्डा फंक्शंस जो होंगे, जो कि अगला टॉपिक है, उसके साथ होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, अगर किसी इंटरफेस में एग्जैक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आना है तो हम उसको फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। अब देखो, इसके 3 रूल्स हैं। हमारा पहला रूल है, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी है, कि एक इंटरफेस में सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दूसरा है कि इंटरफेस में मल्टीपल डिफॉल्ट मेथड या स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो एक ही होगा, लेकिन डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड काफी सारे हो सकते हैं। एंड तीसरा रूल है, हम ऑप्शनल एनोटेशंस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली एट द रेट लगा के हम जो डिक्लेरेशन करते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं। अगेन ये ऑप्शनल होता है, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको यूज करें ही करें। ठीक है, अब इस चीज को हम और अच्छे से कोड में जाके देखते हैं। देखो, 3 रूल समझाए थे हमने, अब तीनों रूल्स को एक एक साथ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कह रहा है? ये जो एनोटेशन हमने यूज किया है, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर रूल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 1 में, कि एक इंटरफेस में बस एक ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, जो कि हमारा ये है। देखो, द सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंट सम इंट a एंड इंट b, ये हमारा एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा रूल था कि हम मल्टीपल डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड को ला सकते हैं, इससे हमारा जो रूल है वो वायलेट नहीं होगा। तो ये देखो, ये रहा हमारा डिफॉल्ट मेथड या फिर एक स्टैटिक मेथड। तो आप देख सकते हो कि एक ही कोड में हमने तीनों लॉस को देख लिया। पहला एनोटेशंस, दूसरा सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और तीसरा कि डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड हो सकता है जहां पे कोई वायलेशन नहीं होगी इसकी वजह से। सो इसे हम कहते हैं एक टिपिकल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस। अब बेसिकली एग्जांपल्स में देखो कि जावा के कुछ बिल्ट इन इंटरफेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रनेबल और दूसरा होता है कंपेरेटर। अब बेसिकली ये बस रन फंक्शन को कंटेन करता है एंड ये कंपेयर फंक्शन को कंटेन करता है। दैट्स इट। अब बात करते हैं हम लैम्डा एक्सप्रेशंस की। लैम्डा एक्सप्रेशंस बेसिकली एक शॉर्ट वे है एनोनिमस फंक्शंस लिखने का। अब एनोनिमस फंक्शंस का मतलब क्या है? एक मेथड जिसका कोई नाम नहीं होता। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे समझाना चाहूंगा यहाँ पे बिना थ्योरी के। अब देखो, ये एक जावा का प्रोग्राम है जहां पे हम 2 इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड तो हमारा ये रहा, और दूसरा मेथड ये हमारा मेन मेथड हो गया। ठीक है, तो इससे तो कोई बात ही नहीं है। ये देखते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नंबर्स, यानी कि ये ऐड नंबर्स कर रहा है और 2 नंबर्स को एज अ इनपुट ले रहा है, और फिर एक थर्ड वेरिएबल में इन दोनों का ऐड करके इसको रिटर्न कर दे रहा है। फिर हमारा जो मेन फंक्शन है या फिर मेन मेथड बोल लो, वो क्या कर रहा है? इन इसको कॉल कर रहा है एंड आउटपुट निकाल के ला रहा है। तो बेसिकली ये हमारा एक टिपिकल फंक्शंस या फिर मेथड्स कैसे काम करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है। बट अब सोचो, रियल लाइफ में मान लो आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ऐसा कोई ऐप बना रहे हो जहां पे एडिशन आपकी जरूरत है, तो क्या एक एडिशन इतना बड़ा प्रोग्राम है कि आप जिस पर 3 लाइन का कोड लिखो? क्योंकि बेसिकली हम फंक्शंस क्यों यूज करते हैं? जहां हम रीयूजेबिलिटी को ऑब्टेन कर पाए। क्या इससे रीयूजेबिलिटी का यहाँ पे कोई जरूरत है? एडिशन का ही तो बेसिक सा प्रोग्राम है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक लाइन में हमारा फंक्शन भी बन जाए और काम भी हमारा हो जाए, एक वन लाइनर सा हो जाए?
तो यहीं पे हम आते हैं लैम्डा फंक्शंस के ऊपर। यही हमारा काम करता है लैम्डा एक्सप्रेशंस। लैम्डा एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या है, शॉर्ट वे है एनोनिमस फंक्शन लिखने का। अब एनोनिमस फंक्शन का मतलब है एक ऐसा मेथड जिसका नाम नहीं होता। जावा 8 से पहले अगर हमें इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता था तो हमें एनोनिमस इनर क्लास लिखनी पड़ती थी, जो कि काफी लेंदी हो जाती थी। लैम्डा एक्सप्रेशंस उसको शॉर्ट एंड क्लीन बना देता है। बेसिकली सीधी सी बात है, ये रहा हमारा कोडिंग का एग्जांपल, जहां पे हमने पैरामीटर्स दे रखे हैं और उसके अंदर हमने एक्सप्रेशंस दे रखा है, एंड ये जो हमारा एरो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा फंक्शन को। अब ये कैसे होता है हम सीधा इसको कोड में देखते हैं। ये एक हमारी क्लास है, इसका नाम है लैम्डा एग्जांपल। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद हमारा ये मेथड हो गया। अब देखो थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम पीछे जाके। यहाँ पे हमने एक पूरा मेथड बनाया हुआ है जहाँ पे 2 नंबर का इनपुट लिया जा रहा है एंड थर्ड नंबर ऐसे रिटर्न किया जा रहा है, और फिर मेन मेथड आके इसको कैच कर रहा है। वहीं अगर हम यहाँ देखें, हम मेन मेथड में ही हैं, राइट। और इसके अंदर हमने क्या किया, कैलकुलेटर सी क्या कर रहा है, ए एंड बी, यानी कि 2 जो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी, बेसिकली ए एंड बी ये हैं इंट। अब चाहो तो आप इसको एज अ सिंपल समझने के लिए मान सकते हो कि नम 1 ए है और नम 2 बी है। तो बेसिकली यहाँ पे वही सेम चीज हो रही है, ए और बी जो कि हम इनपुट में ले रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। ये बेसिकली हो गया रिटर्न। कि आप रिटर्न क्या करोगे, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को एज इनपुट लो और ए प्लस बी को रिटर्न करो, सिंपल। और यही हम यहाँ पे कर रहे थे, राइट। इंट सम इज इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2 एंड रिटर्न कर देते रहे हम सम को। बस यही हमने पूरा काम एक सिंपल लाइन में कर दिया। अब आपने एक चीज इसमें ऑब्जर्व करी होगी, मैंने यहाँ इंट ए या इंट बी नहीं लिखा, इसकी यहाँ जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे कंपाइलर अपने आप देख लेता है इस चीज को, और यही फायदा है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशंस का, काफी पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब आगे कोड देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लाइन एडिशन रिजल्ट्स और प्लस सी डॉट सम 10, 20, जो कि हमारा आउटपुट देगा 30। बेसिकली ये आउटपुट आएगा एडिशन रिजल्ट 30। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्केटेनेट हो रहा है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि जावा को कैसे पता चला कि ये सम फंक्शन क्या है। ठीक है, हमने तो यहाँ कहीं दिखाया नहीं है, एंड काफी लोगों के आप में दिमाग में सवाल होगा कि ये डॉट सम आ कहाँ से रहा है, क्या है ये। तो बेसिकली जावा सबसे पहले वेरिएबल का टाइप चेक करता है। या हमारा वेरिएबल का टाइप है कैलकुलेटर, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। या वेरिएबल का टाइप है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सम, राइट। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है सम, इसीलिए जावा ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन सम मेथड का बॉडी है। सी दिस इज हाउ जावा इंटरनली वर्क्स। इतना तो हमको समझ में आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये हमारा सी था, राइट। कैल्क सी था, कैलकुलेटर सी। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब देखो बेसिकली जब लास्ट में जाके यूजर कॉल करता है सी डॉट सम, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो हमारा सी, जो हमारा मेथड है, बेसिकली जो वन लाइनर हमारा लैम्डा फंक्शन है, उसके अंदर जो सम मेथड है उसको कॉल कर दो। अब सम मेथड क्या है, तो बेसिकली ये जो हमारा पूरा काम हो रहा है ना, जावा इसको एज अ सम मेथड डिक्लेयर कर देगा, जो कि हमारा ये देखो मैंने लिखा हुआ है इसको इन अ लॉन्ग वे, पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सम डॉट मोहन लिखता ना, इस तरह से कुछ करता, तो यहाँ सम की जगह मोहन हो जाता, जावा इसको मोहन कर देता। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मैं यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकता हूं। अब मैं जिस नाम से यहाँ पे कॉल करूंगा, ये ऑटोमेटिकली जावा इसको उस मेथड का नेम दे देगी, सिंपली अगर समझाऊं तो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि आई गेस मैंने अपने साइड से काफी इसको समझा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड रेफरेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा मेथड रेफरेंसेस होता है वो एक शॉर्ट और क्लीनर वर्जन है लैम्डा एक्सप्रेशन का ही। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लैम्डा एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही बार एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बस एक ही बार यूज करना होता है हमको। तो ऐसे केस में हम लैम्डा लिखने की जगह मेथड रेफरेंस यूज करते हैं। इससे कोड और ज्यादा शॉर्ट होता है, रीडेबल होता है और क्लीन हो जाता है। अगर इसका मैं आपको सिंटैक्स दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, जहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास नेम। पेन ले लेते हैं, हाँ। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास नेम और उसके बाद डबल कॉलन और मेथड नेम। ये इसका सिंटैक्स होता है। अब कोड में जाके एग्जैक्टली देखेंगे कि काम कैसे करता है, क्योंकि अभी तो मुझे पता है काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई होगी आपको, बट अभी हम जाके देखेंगे। ये सिंटैक्स है, इसको याद रखना। अब थोड़ा एग्जांपल समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ये देखो, ये मैंने एक सिंपल सा एक जावा का प्रोग्राम बनाया हुआ है जहां पे हम स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे हमारा लैम्डा फंक्शन भी यूज हुआ रखा है, अगर आपने देखा हो तो। सबसे पहले क्या है कि हमारा इंटरफेस है स्क्वायर।
इंटरफेस के अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है, पब्लिक क्लास टेस्ट, और सिंपल है कि स्क्वायर नाम का एक मेथड है, इंटीजर x को ले रहा है और रिटर्न कर रहा है x इंटू एक्स को। अब यहाँ पे आ गया हमारा मेन फंक्शन, यहाँ पे हमारा वन लाइनर लगा हुआ है। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, सिंपली देखें तो x पॉइंट्स टू x स्क्वायर ऑफ x। बेसिकली ये जो स्क्वायर में मेथड है, इसमें से जो x है वो ले लो और ये स्क्वायर s में सेव कर लो, राइट। इतना ही मतलब है ना इसका, बेसिकली x को ही रिटर्न कर रहा है ना, ये इतना ही काम है इसका, और तो कुछ काम है नहीं। और यहाँ पे आ गया एस डॉट कैलकुलेट। अब ये मत पूछना कैलकुलेट क्या है, बिकॉज अभी पूरा इसके बारे में समझा के आया हूं मैं पूरा ब्लैक बोर्ड पर जाके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सिंपल सा प्रोग्राम। अब हम इसी को देखते हैं कि हम मेथड रेफरेंस से कैसे करते हैं। अब देखो ये है हमारा मेथड रेफरेंस वर्जन। आप डिफरेंस देख पा रहे होगे, देखो ये तो सेम है, हमने इंटरफेस बनाया, फिर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सेम है, ये मेन फंक्शन आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने x को रिटर्न किया है ना, हमें पता है बस यहाँ पे x को ही रिटर्न करना है, और तो कुछ काम हो नहीं सकता इस फंक्शन में, और हमने s में को स्टोर कर दिया है। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इतना बड़ा करने की जगह हम कहते हैं कि टेस्ट क्लास में जा हमारी, जो कि हमारी पब्लिक क्लास है, उसके अंदर जो हमारा स्क्वायर मेथड है उसको कॉल कर दो, बस। और कुछ करना ही नहीं है हमें। यहाँ पे x वगैरह हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता कि यहाँ पे x है या y है, यहाँ पे हमें मतलब नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि टेस्ट क्लास में जाओ और उसके अंदर जो स्क्वायर मेथड है उसको रिटर्न कर दो और s में स्टोर कर दो, एंड वही s डॉट कैलकुलेट। कैलकुलेट मैं पूरा भी समझा के आया हूँ, नहीं समझ में आया हो आपके तो एक बार वीडियो को पीछे जाके थोड़ा देखना, समझ में आ जाएगा। वही है कि मैं यहाँ पे कोई भी नाम देके इस चीज को कॉल कर सकता हूँ, ये s को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा मेथड रेफरेंस क्या होता है। और अगेन यहाँ पे अभी हमने सिंटैक्स देखा था, सबसे पहले हमारा क्लास नेम, फिर 2 कॉलन लगा के मेथड नेम। तो एग्जैक्टली वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो हुआ है कि पहले हमारा क्लास टेस्ट, उसके अंदर हमारा उसका मेथड। सीधी सी बात है कि अगर कोई ऐसा हमारा फंक्शन या फिर कोई भी हमें ऐसा करना है कि क्लास के अंदर एक मेथड को बस एक बार कॉल करके हटा देना, हमें नहीं पता उसके अंदर इंटरनली क्या है, हमें ज्यादा मगजमारी नहीं चाहिए, तो वहां पे हम मेथड रेफरेंसेस को यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस चलते हैं अपनी थ्योरी पे, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगेन एकेटीव एग्जाम में आएगा, तो आपको वैसे पहली बात तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से प्रॉपरली समझा के आ भी सकते हो, और अच्छी बात है आप कंटेंट अच्छा लिख के आओगे, प्रॉपरली ऐसे करके लिख के आओगे, तो आपको हो सकता है मार्क्स ज्यादा अच्छे मिल जाए। एंड अगेन जितना क्लैरिटी से लिखोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स थ्योरी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, तो ये आप पूरी थ्योरी है। उसके बाद की रूल्स एंड कैरेक्टराइजेशन, जहां पर देखो वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि डबल कॉलन लगाते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझा ही चुका हूँ, राइट। अब देखो हमारे जो मेथड रेफरेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा स्टैटिक मेथड नेम, बेसिकली क्लास नेम और डबल कॉलन लगा के स्टैटिक मेथड। दूसरा होता है हमारा इंस्टेंस रेफरेंस और डबल कॉलन लगा के मेथड नेम, और क्लास नेम डबल कॉलन लगा के न्यू। ये हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि हमारा इसका स्टैटिक मेथड का है। देखो इंटीजर, ये हमारा ट्रेडिशनल वे है। हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटीजर डॉट पार्सेंट और एस, हमारा एस रिटर्न करेगा ये, ठीक है। वही वाला पुराने वाली प्रॉब्लम कि सिर्फ एक ही चीज को ये रिटर्न कर रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, मेथड रेफरेंस इज इक्वल टू इंटीजर और पार्सेंट। आई होप समझ में आ गया होगा आपके, शॉर्टर वे है, क्लीनर वे है, और जाहिर सी बात है हमारा क्लास है और ये हमारा मेथड है, और इस मेथड में हमारा जो एस है वो अपने आप रिटर्न हो जाएगा। और फिर अगेन मेथड रेफ डॉट अप्लाई 100, तो ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि बेसिकली हमारा प्रोग्राम करता है। अब जो हमारा दूसरा टाइप होता है वो होता है हमारा इंस्टेंट मेथड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं, एक बार इसको पूरा साफ कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो हम लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। ये हम लिखते हैं ना, अब तक हम यही लिखते हुए आ रहे हैं, बट यहां पे हम प्रिंट एलन जो फंक्शन है उसी को तो हमको कॉल करना होता है बार बार, राइट। इसी को तो हमें कॉल किया जा रहा है, तो हम इसको और सिंपली कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट डबल कोलन, और हम सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट एलन। अब हमें यहाँ पे आगे मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये नहीं लगाते तो हमें आगे मेथड लगाना पड़ता है, ये इस तरह से मेथड को कॉल करना पड़ता है। बट अब हम कह रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट, और इसको इंस्टेंट मेथड की तरह कॉल कर रहे हैं, इंस्टेंस मेथड की तरह, और फिर इसका आउटपुट ले रहे हैं। बेसिकली अब हमें यहाँ पे मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमारा सिंपली इसका आउटपुट आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। घुमा फिरा के काफी रिलेटेबल चीजें हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तरह का है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल, कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस, क्लास नेम डबल कॉलन न्यू।
अगर सिंपली अगर हम एक इसका एग्जांपल लें तो एरे लिस्ट और 2 कॉलन लगा के न्यू, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। एरे लिस्ट जो कि हमारा क्लास नेम, कोई भी हमारी क्लास नेम जो हमने प्रोग्राम बनाया होगा उसकी, और फिर न्यू, यहां एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बोलूं, मेथड रेफरेंस एक शॉर्टकट सिंटैक्स है लैम्डा एक्सप्रेशन का, जो कि होता है जब लैम्डा सिर्फ एग्जिस्टिंग मेथड को कॉल कर रहा हो। आई होप आपको समझ में आया। अगर हमारा जो मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो तो ये काम नहीं करेगा, छोटा होगा तभी वो काम करेगा। अब आई गेस मैंने आपको इनफ थ्योरी एंड एग्जांपल दे दिए हैं ताकि अगर ये क्वेश्चन आपके एकेटीयू में आ जाता है तो आप इसको काफी अच्छे से लिख सकते हो। आराम से इसको एक बार कोड को पढ़ो, समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेसेस की। ठीक है, जावा 8 से पहले इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही अलाउड थे। मतलब मेथड सिर्फ डिक्लेयर होता था, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती थी। उसकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब जावा 8 आई तो कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए। इसमें सबसे पहला था हमारा डिफॉल्ट एंड दूसरा था हमारा स्टैटिक मेथड। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉल्ट मेथड की और इसको अच्छे से देखते हैं कि होता क्या है। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था, जावा 8 से पहले इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे। मतलब मेथड सिर्फ डिक्लेयर होता था, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ दिखाऊं, अब देखो एग्जाम्पल के लिए जो यहाँ पे, बस इस वाले पे फोकस करना, यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट मेथड है ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, इसमें कुछ भी है नहीं। अब इसको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्लास की थी, राइट। अब प्रॉब्लम क्या थी, सपोज एक इंटरफेस ने बहुत सारी क्लासेस इंप्लीमेंट कर रखी है, फॉर मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये स्टार्ट एंड स्टॉप। अब अगर बाद में हम इंटरफेस में एक नया मेथड ऐड कर देते थे तो सारी क्लासेस एरर देने लगती थी। फॉर एग्जांपल व्हीकल जो है उसको एक ने, बी ने और सी ने, इन तीनों ने इंप्लीमेंट कर रखा है और दोनों दोनों के अंदर हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शन यूज हो रहा है। स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, है ना, और यहां पे भी स्टार्ट एंड स्टॉप। अब मान लो मैंने यहां पे एक और नया फंक्शन ऐड कर लिया, मान लो void स्लीप, अटपटा सा है, छोड़ो उसको, उसको छोड़ो, लॉजिक पे ध्यान दो बस। void स्लीप, तो अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये सब एरर देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसको तो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया ही नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, जितनी क्लासेस व्हीकल को इंप्लीमेंट कर रही हैं सबको स्टॉप मेथड लिखना पड़ेगा, सबको स्टार्ट मेथड लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। और एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि मान लो किसी क्लासेस को बस एक ही इंप्लीमेंट करना हो, मान लो अगर ये ए है, इसको बस स्टार्ट मेथड लिखना हो, उसको स्टॉप की जरूरत ना हो तो, बट ये एरर दे देगा, फिर भी शुरू होगा। तो इसका सॉल्यूशन बन के आया हमारा डिफॉल्ट मेथड, जो कि ये रहा, डिफॉल्ट void मेथड नेम एंड मेथड बॉडी। अब इसको एग्जांपल में आके समझते हैं ऊपर। अब यहां रही हमारी इंप्लीमेंटेशन जो भी हम नीचे देख के आए हैं। अब यहां देखो, एक हमने इंटरफेस बनाया है व्हीकल का, void स्टार्ट हमारा एक फंक्शन है, एक मेथड है, और इसके अंदर हमने एक डिफॉल्ट मेथड दे रखा है जो कि सिस्टम डॉट प्रिंटलाइन बीप बीप कर रहा है। ओके, अब एक क्लास है कार जो कि इंप्लीमेंट कर रही है किसको, व्हीकल को। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट फंक्शन को यूज किया, इंप्लीमेंट किया, लेकिन अब मुझे यहाँ पे हॉर्न मेथड को लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इंटरफेस ने ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन दे दी है मुझे इस डिफॉल्ट फंक्शन की हेल्प से। मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं जब यहाँ पे इसको रन करूंगा तो एक मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया कार का एंड सी डॉट स्टार्ट किया, सी डॉट हॉर्न किया। अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं भी हॉर्न को नहीं लिखा हुआ है, हॉर्न हमारी यहाँ पर है, बट स्टिल जो हमारा ये जो व्हीकल है ये ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंटेशन दे रहा है कि भाई आप यहाँ पे हॉर्न भी यूज कर सकते हो। एंड अगेन ये इसका आउटपुट आएगा कार स्टार्टिंग एंड बीप बीप, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो मैं अलग से कवर करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो देखो हमारे जो व्हीकल वाला जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा इंटरफेस है, उसमें ऑलरेडी हमारा हॉर्न फंक्शन अवेलेबल है। लेकिन मान लो हमें इसको ओवरराइड करना हो तो हमें, देखो पुराने वाले में लिखा हुआ था बीप बीप, आई गेस आई रिमेम्बर इट राइट, शायद वो बीप बीप ही लिखा हुआ था। अब मैं चाह रहा हूं कि वहां पे हॉर्न की जगह बीप बीप नहीं, कार हॉर्न लिखा हुआ दिखाई दे, तो मैं इसको ओवरराइड भी कर सकता हूं, मेरे पास ये भी प्रिविलेज है। सिंपली बोलूं तो डिफॉल्ट मेथड एक इंटरफेस मेथड है जिसमें इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी दिया होता है ताकि एग्जिस्टिंग जो क्लासेस हैं वो ब्रेक ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा है हमारा स्टैटिक मेथड। बेसिकली जावा 8 में इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड भी अलाउड है। स्टैटिक मेथड इंटरफेस का पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं।
इसीलिए इसे इंटरफेस नेम से ही कॉल किया जाता है। बेसिकली अगर आपको स्टैटिक मेथड थोड़ा सा याद नहीं है तो मैं आपको रिवाइंड करा दूं। स्टैटिक मेथड में हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अब तक क्या है, जितना हम पढ़ते हुए आए हैं, हर क्लास का, जितनी भी हमारी क्लास है, क्लास ए या फिर मान लो क्लास ए है, इसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू ए करके आपको पूरा एक इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर आप जिस भी नेम से उसको बनाओगे, मान लो ए नाम से, छोटे ए नाम से आपको उसको बनाया है, तो ए डॉट करके आपको जो भी इसका मेथड कॉल करना है आप उसको बनाओगे, राइट। ये एक बेसिक सा इंप्लीमेंटेशन है। बट स्टैटिक मेथड में क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास के नेम से उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल क्लियरली दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट मेथड भी यूज किया हुआ है एंड स्टैटिक मेथड भी यूज हुआ है, दोनों ही यूज हुए हैं। अब देखो, स्टैटिक मेथड के ना कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रूल है, इसको ओवरराइड नहीं किया जा सकता। जैसे हमने डिफॉल्ट मेथड को पिछली बार भी ओवरराइड किया था, कुछ भी अपने जो ये जो हॉन्क वाला है, हॉर्न वाला जो है, इसको ओवरराइड किया था। देखो मैंने लिखा भी यहाँ पर, डिफॉल्ट मेथड कैन बी ओवरराइडन, यानी कि इसको आप चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो, बट इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। एंड दूसरा ये है कि हमेशा इंटरफेस नेम से ही कॉल होते हैं। अगर मुझे इसको कॉल करना है, इसको, इस मेथड को, तो मैं लिखूंगा, ज्यादा गंदा हो गया, पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। मैं इसको इस तरह से लिख के कॉल कर सकता हूं। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस सिंपल क्लास का नेम लिखूंगा, डॉट मेथड का नेम लिखूंगा, एंड जो उसका आउटपुट है, सर्विसिंग द व्हीकल, ये लिखा हुआ मुझे दिख जाएगा। वरना मैं नॉर्मली क्या होता कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर मैं उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करता। बट स्टैटिक मेथड में हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यही था हमारा स्टैटिक मेथड। आप थ्योरी पढ़ सकते हो। अभी डिफरेंस मैंने आपको इन दोनों का बता ही दिया है। अगेन अगर आपको और डिफरेंस देखना है तो ये देखो, ये रहा हमारा डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेथड एंड एन इंटरफेस दैट हैज अ बॉडी एंड यूजेस द डिफॉल्ट कीवर्ड। ठीक है, सीधी सी बात है कि डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करता है, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज करता है। दोनों जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। दोनों में अब देखो कीवर्ड कौन सा यूज होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट, यहाँ पे स्टैटिक। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन टू अ इंप्लीमेंटिंग क्लास। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी हेल्पर मेथड रिलेटेड टू द इंटरफेस। अब ये सारी चीजें हमने अभी देख ली हैं अच्छे से कोड वगैरह में। तो अब ये क्या है कि अगर जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि डिफॉल्ट मेथड को या स्टैटिक मेथड को, दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। अब मैंने यहाँ पे आपको 10 पॉइंट दिए हुए हैं टोटल, राइट। हो सकता है आपको 7 मार्क्स में मिल जाए, हो सकता है आपको 2 नंबर में मिल जाए, तो उसी हिसाब से आप कंटेंट लिख के आना। मेक श्योर वन थिंग कि चाहे 2 नंबर में आए चाहे 7 नंबर में आए, लेकिन आप बना के ऐसे ही आओ। देखो 3 तरह से हमने यहाँ पे 3 सेक्शन बनाए हैं। सबसे पहले फीचर, कि हम किस बेस पर कंपेयर कर रहे हैं और हम किन किन को कंपेयर कर रहे हैं। फिर यहाँ हमने डेफिनेशन के बेसिस पे कंपेरिजन, फिर इंट्रोड्यूस्ड इन, हमने दोनों को बता दिया। इस तरह से प्रॉपर एक टेबल बना के आना, क्योंकि कभी काफी बार बच्चे कहते हैं कि हमने डिफरेंस लिखे, हमने सारा कुछ लिखा, हमने सारा कंटेंट लिखा, बट नंबर नहीं आए। इट इज बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। एंड एक टीम में प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है अब तक तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे आपको इस तरह से अपने एक टीम में लिख के आना है, ठीक है। यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं एक्सेस ओवरराइडिंग, ठीक है। अभी देखा था कैन बी ओवरराइडेड, ये ओवरराइड हो सकता है, लेकिन इसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये इनहेरिटेड बाय इंप्लीमेंटिंग क्लास, नॉट इनहेरिटेड बाय इंप्लीमेंटिंग क्लास। और ये इसका एग्जांपल है। एक एक इसको हम यूज करते हैं इंटरफेस नेम से, और इसको हम इंप्लीमेंटिंग क्लास से कर लेते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंप्लीमेंटिंग क्लास, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मतलब वही है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इसको, और स्ट्रक्चरली आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्ट्रीम एपीआईज के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल भी और कोडिंग वाले भी, हर तरह से पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड इन java.util.stream पैकेज, इस पैकेज में होता है। अब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, जैसे कि लिस्ट और एरे हो गया, एंड फंक्शनल स्टाइल, सिक्वेंशियल एंड पैरेलल एग्रीगेट ऑपरेशन को यूज करता है। अब देखो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन होगी जो कि आप एग्जाम में लिखे होगे, बट अब कुछ ऐसे समझो कि स्ट्रीम एपीआई जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक। जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है, काफी सारे मेजर फीचर जावा 8 में ही इंप्लीमेंट हुए हैं, और ये कलेक्शंस के डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक मॉडर्न और पावरफुल वे है, ठीक। नॉर्मली जब हम कलेक्शंस के एलिमेंट्स प्रोसेस करते हैं तो हम फॉर लूप या वाइल लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है। हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया हुआ है जो कि इंटीजर स्टोर करेगा, एंड लिस्ट का हमारा जो नेम है वो है नंबर्स। बेसिकली जो हमने नेम दिया हुआ वेरिएबल का वो नंबर्स है। एंड एरेज डॉट एज लिस्ट, यानी कि ये एरेज में एज अ लिस्ट करके बेसिकली वही स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये सारे एज अ एरे हमारी लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। अब इसको आइटरेट करने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर
इंट एन एंड कॉलन लगा के नंबर्स, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन एन। ठीक, बेसिकली सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे जो हमारा इंट एन, जो भी हमारा नंबर है, जो हमारे नंबर्स हैं, उसको आइटरेट करो एंड इंट एन में स्टोर कर दो। जैसे कि हम पाइथन में, अगर आपको याद हो, जस्ट इन केस अगर आपको पाइथन याद हो, नहीं याद तो कोई बात नहीं है, बट हम लिख देते हैं ना कि फॉर आई इन, मान लो कोई हमारी डिक्शनरी हमने दे रखी है या फिर कोई लिस्ट दे रखी है, तो LST है ना, हम इस तरह से करते थे और उसके अंदर लिख देते थे प्रिंट आई। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो ये, तो सेम यहाँ पे हुआ है। ये जो हमारी जो LST है वो हमारा ये नंबर्स है, एंड जो हमारी ये यहाँ पे आई है वो ये इंट एन है। तो बस यहाँ पे हम वही प्रिंट कर दे रहे हैं। काफी पाइथन से थोड़ा सिमिलर सिंटैक्स है, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब स्ट्रीम एपीआईज ने इसको बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया। जब देखो ये तो एक छोटा सा कोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारा कोड काफी बड़ा हो जाता है, काफी सारी चीजें हमें एडिट करनी होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। उसका सोल्यूशन है ये रहा हमारा स्ट्रीम एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल वैसे ही। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो हमने ये सेम लिस्ट बनाई है हमने, जहाँ पे हमने नंबर्स को इनपुट किया है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है कि सबसे पहले नंबर्स डॉट स्ट्रीम यहाँ पे क्या कर रहा है, कलेक्शंस को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कलेक्शंस जो हमारा एक कलेक्शन है पूरा, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दे रहा है। पहला काम हमारा क्या हुआ, स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। दूसरा काम फिल्टर फंक्शन क्या है कि हमारा जो भी हमें कंडीशन देनी है, अब देखो जस्ट इन केस आपको नहीं पता, तो ये हमारा वो प्रोग्राम है जो कि हमारे जो इवन नंबर्स हैं इसमें से वो निकाल के देगा, राइट। अब डॉट फिल्टर फंक्शन में हमने क्या किया कि एन हमें रिटर्न चाहिए, और एन में क्या चाहिए, ये देखो ये थोड़ी मोटी पेन हो गई है, हाँ ये देखो, ये क्या रिटर्न करेगा, एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। यानी कि जब, जाहिर सी बात है कि जब हम इवन नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो भी अगर 2 से डिवाइड करके अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो वो इवन का प्रोग्राम है, वरना नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 4 है। अब पहले स्ट्रीम बन गई, अब ये एक एक करके दोनों जाएंगे, सब जाएंगे। तो पहले चेक करेगा कि क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका रिमाइंडर 0 होगा, नहीं होगा। 2 का दूसरा आ गया हमारा 2, तो ये ओके है। 3 ये ओके नहीं है, क्योंकि इसका 3 मॉड्यूलस 2 करोगे तो 0 नहीं आएगा, तो 3 जो है हमारा वो कैंसिल हो गया। 4 इवन नंबर है, हो जाएगा। अब 5 वो भी इवन नंबर नहीं है, तो वो हट जाएगा। तो 2 और 4 यहां से हमारे आए 2 और 4, एंड फॉर ईच। अब जो फॉर ईच होगा लास्ट में, ये यूज होता है हमारा रिजल्ट प्रिंट करने के लिए। यानी कि हमें एन रिटर्न कर दो एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये, और यहाँ पे एन को प्रिंट कर दो, हमारा यहाँ पे 2 एंड 4 प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा, काफी सिंप्लीफाइड मैंने समझाया है। और सीधी सी बात करूं तो स्ट्रीम एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है जो कलेक्शन से आता है और डेटा को फंक्शनल स्टाइल में प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला ये है कि स्ट्रीम डेटा को स्टोर नहीं करता। ये मत सोच लेना कि स्ट्रीम डेटा को स्टोर करता है, ये सिर्फ डेटा को प्रोसेस करता है। स्ट्रीम यूजुअली होता है डेटा को फिल्टर करने के लिए, ठीक, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, डेटा को शॉर्ट करने के लिए, या फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जैसे 5 एलिमेंट है, इनको काउंट करने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से यूज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्ट्रीम ऑपरेशंस की। टाइप्स ऑफ स्ट्रीम ऑपरेशंस, जिसमें सबसे पहला है हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन और दूसरा है हमारा टर्मिनल ऑपरेशन। अगेन आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूं कि होते क्या हैं। तो बेसिकली इंटरमीडिएट ऑपरेशंस होते हैं कि ये ऑपरेशंस स्ट्रीम को मॉडिफाई करते हैं और न्यू स्ट्रीम रिटर्न कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा डॉट फिल्टर फंक्शन हो गया है ना, फिल्टर, हमारा फिल्टर फंक्शन हो गया, हमारा मैप फंक्शन हो गया, हमारा शॉर्टेड हो गया, है ना, शॉर्टेड, और डिस्टिंक्ट होता है एक, डिस्टिंक्ट, राइट। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, एक न्यू स्ट्रीम को रिटर्न कर देते हैं, एक पूरी नई स्ट्रीम बनाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि जो फिल्टर फंक्शन था वो क्या कर रहा था, एक नई, उसने हमारे पास 1 2 3 4 5 था, उसने फिल्टर करके एक नई स्ट्रीम बना दी, जो कि जिसमें बस 2 और 4 रह गया, है ना। वैसे ही ये मैप, शॉर्टेड और डिस्टिंक्ट काम करते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल तो देख ही चुके हैं। दूसरा है हमारा टर्मिनल ऑपरेशंस। अब जो टर्मिनल ऑपरेशंस हैं, ये फाइनल रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमारा हुआ मैप, जो कि अभी हम देख के आए थे, मैप हो गया, और फॉर ईच अभी हम जो पहले देख के आए हैं, फॉर ईच काफी अभी हम देख के आए हैं, डॉट फॉर ईच हो गया। फॉर ईच के बाद भी काफी सारे होते हैं, जैसे कलेक्ट हो गया और काउंट हो गया, और काउंट के बाद हमारा हो गया रिड्यूस।
ठीक है, और भी होते हैं बट ये कुछ जो भी मेरे दिमाग में है वो मैंने आपको बता दिया। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि डॉट फॉर ईच, मैं पहले यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ ना। अब देखो ये हो गया एक डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन। और अगर आपको याद हो तो बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट एलन क्यों नहीं लिखा, मैंने इस तरह से मैंने इस तरह से क्यों नहीं लिखा और ऐसे क्यों लिखा है, और इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। इसका आंसर मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे डबल कॉलन लगा के ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं लिखा हुआ, और ये अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे क्या होता है, तो बताओ मुझे कमेंट में। बाकी डॉट फॉर ईच एंड सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन हमारा ये हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनल ऑपरेशंस एंड इंटरमीडिएट ऑपरेशंस क्या होते हैं। अगर सिंपली मैं एक लाइन में इसको बताना चाहूँ, समराइज करना चाहूँ, तो स्ट्रीम एपीआई एक मॉडर्न वे है कलेक्शन डेटा को प्रोसेस करने का यूजिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल। स्ट्रीम एपीआई का यूज हम कलेक्शंस के डेटा को फिल्टर, ट्रांसफॉर्म और प्रोसेस करने के लिए करते हैं, जहां पे हमें ट्रेडिशनल लूप्स को ना यूज करना पड़े। अब देखो, अब हम ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लाइक एग्जाम में काफी ज्यादा आ जाता है, घुमा फिरा के किसी ना किसी वे में आ जाता है, या फिर हो सकता है कि कभी आपको ही एज एग्जाम्पल से यूज करना हो। देखो जावा में एग्जाम में क्या होता है, जावा के एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एग्जाम्पल भी खुद लेना है। सीधा वो बोल देगा कि व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई एंड क्रिएट ईच एंड एवरी एपीआई एंड शो अस, इस तरह से करके, मतलब कुछ भी बेसिकली इस तरह से पूछ सकते हैं। अब आपको इतना वाइज इनफ होना पड़ेगा कि आपको पता है कि हर तरह से स्ट्रीम को बनाया कैसे जा सकता है, या हो सकता है वो डायरेक्टली पूछ दे कि क्रिएट स्ट्रीम फ्रॉम कलेक्शन, या फिर क्रिएट फ्रॉम एरे, या फिर फ्रॉम बिल्डर, या फिर जनरेट एंड आइटरेट इन्फिनिट स्ट्रीम्स, इस तरह से कुछ भी करके वो पूछ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको हर तरह से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रीम्स कैसे बनाते हैं। एंड अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो देखते हैं इसको अच्छे से एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं सारे। सबसे पहले हम स्ट्रीम को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम स्ट्रीम ऑपरेशंस इसी को करके करते हैं। अगर याद ना हो तो उसको याद कर लो, java.util.stream.stream। इस तरह से हम पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इनफैक्ट। फिर हम एरेस को इंपोर्ट करेंगे बिकॉज हमें एरे का ऑपरेशन करना है, एरे रिलेटेड मेथड को यूज करना है, ठीक है। फिर लिस्ट, कलेक्शंस तो हमें बनाने ही है, तो हम इन तीनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, जहां पे हमने सबसे पहले तो पब्लिक क्लास बनाई हुई है स्ट्रीम क्रिएशन, ठीक है। पब्लिक क्लास हो गया, ये हमारा मेन मेथड हो गया। अगेन इस पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज हर कोड में हम ये देखते हुए आ रहे हैं। अब आई गेस आपको इतने अच्छे समझ में आ चुका होगा कि ये होता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक एम्प्टी स्ट्रीम बनाई, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि स्ट्रीम एम्प्टी। सबसे पहले हमने स्ट्रीम, जो कि हमारा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की हमारी होने वाली है स्ट्रीम। उसका नाम है, वेरिएबल का नाम है स्ट्रीम, स्ट्रीम एम्प्टी, ठीक है। अब कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पे मान लो मोहन लिख दिया मैंने, ठीक है, मोहन नाम हो सकता है, सोहन नाम हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। इज इक्वल टू स्ट्रीम डॉट एम्प्टी, यानी कि जो हमारा स्ट्रीम है ये डॉट एम्प्टी, यानी कि खाली स्ट्रीम बना दो। ये बन गई हमारी एम्प्टी स्ट्रीम। अब मान लो ये हो गया हमारा पहला टाइप, टाइप 1 हमारा हो गया कंप्लीट। टाइप 2 स्ट्रीम फ्रॉम कलेक्शन। मान लो मेरे पास एरेज है लिस्ट का, ठीक है। लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट में क्या है, हम स्ट्रिंग को स्टोर करने वाले हैं और उसका नाम होने वाला है हमारा कलेक्शन। अगेन नाम कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर एरे डॉट एज लिस्ट, यानी कि ये जो ए बी और सी है जो एज अ स्ट्रिंग है, इसको एज अ एरे कन्वर्ट करके इसमें लिस्ट में स्टोर कर लो, ठीक। पहला काम हो गया। अब स्ट्रीम, अब हमें लिस्ट थी हमारी, हमें अब स्ट्रीम बनानी है, तो स्ट्रीम अगेन स्ट्रिंग स्टोर करने वाली है एंड कोई भी नाम, स्ट्रीम ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्शन डॉट स्ट्रीम, यानी कि जो कलेक्शन है वेरिएबल उसको डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो, यानी कि हमने कलेक्शन को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा टाइप है हमारा एरे। हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली एक एरे बना दिया कि हमने स्ट्रिंग एरे और ARR इसका नाम है एंड अगेन कर्ली ब्रेसेस को यूज करके हमने एक एरे बना दिया। अब हम कह रहे हैं कि स्ट्रीम वही सेम स्ट्रिंग का टाइप की, और देखो ये दो तरह की हैं, इसके दो मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या कहा इससे कि स्ट्रीम स्ट्रिंग एंड स्ट्रीम ऑफ एरे फुल, ठीक है। ये नाम कुछ भी हो सकता है, बस मैंने एक ऐसा नेम यूज किया है ताकि आपको समझने में ईज हो। एरेज डॉट स्ट्रीम ARR, और बेसिकली क्या हुआ कि ये जो पूरा एरे है ये स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बेसिकली हमारी जो स्ट्रीम है उसके अंदर हमारा है A B एंड C, राइट। अब देखो इसके बाद क्या है, स्ट्रीम ऑफ अ पार्ट एरे, यानी कि स्ट्रीम डॉट एरे डॉट स्ट्रीम ARR 1,3। इसका मतलब है सेम यही है, लेकिन ये क्या करेगा, एक बार में पूरी जो हमारे एरे है उसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये कहेगा कि 1 से लेके 3 तक की जो इंडेक्स है बस उसको कन्वर्ट करो। अब देखो एरे जो होती है वो स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 ये हो गई, 1 पोजीशन ये होगी और 2 पोजीशन ये होगी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि 1 से लेके 3 तक जाओ। देखो 3 तो यहाँ पे है नहीं, 2 तक ही है, तो यानी कि 1 से लेके 2 तक जाएगा एंड इसका हमारा आउटपुट आएगा B एंड C, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता 0 और 1 तो यहाँ पे होता हमारा A और B। लिखा भी है कमेंट में करके मैंने,
पार्ट ऑफ एरे, यानी कि ये एरे का पार्ट जो है उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, ये पूरा स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे। एक बार देखो, बस देखने से कुछ नहीं होगा, एक बार इसको कॉपी पर लिख के, एंड आई गेस मैंने आपको शायद पहले पिछले पुराने वाले वन शॉट्स में बताया था कि आप कैसे एक ऑनलाइन इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर को यूज करके इसका आउटपुट देख सकते हो। मैं बाद में आपको फिर से बता दूंगा एक बार, अगर आप भूल गए हो तो। सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो प्रोग्रामीज जावा, ये जाके सर्च करो PROGRAMIZ ऐसे करके, आई गेस स्पेलिंग है थोड़ा, शायद मैं टाइपो कर रहा हूँ। प्रोग्रामीज जावा करके आप सर्च करना तो आपको जावा कंपाइलर मिल जाएगा, एंड वहां पर जाके आप इसको रन करके देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, बट अगेन लिख के और समझ के खुद से देखना। चौथा है हमारा स्ट्रीम यूजिंग बिल्डर। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम बेसिकली स्ट्रिंग हमारा, और ये नाम, ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब हम स्ट्रीम जो है उसको बिल्ड कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की जो है, बिल्डर फंक्शन को यूज करके। बिल्डर फंक्शन क्या कह रहा है, डॉट ऐड करो ए को। अब देखो यहां पे हमें मतलब नहीं है इन सबसे, हम कह रहे हैं भाई देखो, पहली चीज है कि स्ट्रीम को बना के दो, बिल्ड करके दो। दूसरी चीज है कि बिल्ड करोगे क्या, डालोगे क्या उसमें, तो ए को डाल दो। ठीक है भैया, ए को डाल दिया। अब बी को भी डाल दो, डॉट ऐड बी। ठीक है, ये भी दूसरा हमारा स्टेप हो गया। डॉट ऐड सी, डॉट ऐड 1, डॉट ऐड 2, कुछ भी हो सकता, सॉरी 1 और 2 नहीं आएगा बिकॉज अगेन ये स्ट्रिंग है। हाँ, अगर आप ऐसे करके 1 और 2 लिखते हो, ऐसे एज अ स्ट्रिंग 1 और 2 लिखते हो तो वो आ जाएगा, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया तो वो एरर दे देगा। ठीक, और लास्ट में जाके डॉट बिल्ड, यानी कि स्ट्रीम को बिल्ड कर दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या, पहले तो हम स्ट्रीम बिल्डर को बना रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं ए को, फिर बी को, और फिर उसको फाइनल बिल्ड कर दे रहे हैं। ये बन गया हमारा स्ट्रीम यूजिंग बिल्डर। ठीक, और ये हमारा फिफ्थ टाइप है, स्ट्रीम यूजिंग जनरेट एंड आइटरेट इनफाइनाइट स्ट्रीम लिमिटेड टू अ साइज। बेसिकली ये होता है हमारा इनफाइनाइट स्ट्रीम जनरेट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर जाकर समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, दो तरीके के हैं ये। सबसे पहला हो गया हमारा, पहले इस वाले को देखते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रीम जनरेट करी है स्ट्रिंग टाइप की, जिसका जो नेम है वो स्ट्रीम जनरेटेड है। ठीक है, इसमें तो आपको क्या ही बताऊं, मैं समझ में आ गया होगा आपको। अब स्ट्रीम जनरेट, ठीक, देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे, बस कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये अपना अलग ब्रैकेट है और ये यहाँ है। तो स्ट्रीम डॉट जनरेट करो क्या, एलिमेंट को, यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है, ये जो स्ट्रिंग है हमारी, ये हमें जनरेट करनी है बार बार। अब देखो, जो जनरेट होता है ना, वो रिपीटेडली सेम वैल्यू प्रोड्यूस करता रहता है, यानी कि जो जनरेट फंक्शन करेगा क्या करेगा कि एलिमेंट को बार बार प्रोड्यूस करता जाएगा, एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, ऐसे मतलब इन्फिनिटी बार चला जाएगा। अब भाई हमें रोकना तो है ना, ऐसा तो नहीं है बस इन्फिनिटी बार एलिमेंट ही दिए जा रहे हैं, हमारी मेमोरी बस्ट हो जाएगी। तो हमें लास्ट में डॉट लिमिट लगाते हैं। वैसे जैसे हमारा वाइल लूप काम करता है ना, वाइल लूप, अगर आप नॉर्मल लगा दोगे वाइल लूप को, तो फिर वो बस अपना इन्फिनिटी टाइम चलता चला जाएगा, है ना। जब तक हम उसको जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमने आई दिया है तो आई प्लस इज इक्वल टू 1 करते हैं, राइट, या फिर मतलब एक कंडीशन लगाते हैं जहां पे वो जाके रुकेगा, वरना वो इन्फिनिटी में चला जाता है। सेम ऐसे ही ये काम करता है। डॉट जनरेट लिमिट 10, यानी कि हमें एलिमेंट चाहिए 10 बार। ठीक है, तो ये 10 तक इसको प्रिंट कर देगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला वाला टाइप जो है वो समझ में आ गया होगा आपके, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप की, जो कि है हमारा स्ट्रीम इंटीजर स्ट्रीम आइटरेटेड, राइट। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रीम बनाया है इंटीजर टाइप का, इसका ये नाम है, और स्ट्रीम आइटरेट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कहा है कि 40 से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग क्या है हमारी 40, उसके बाद n+2, यानी कि n+2 तक। अब देखो लिमिट हम यहाँ पे हमारी है 20, जैसे हमारी 10 थी, यहाँ पे 20 है, यानी कि इसको 20 एलिमेंट जनरेट करने हैं। ठीक, क्या जनरेट करने हैं, 40 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 40 हो गया। अब आगे अगला एलिमेंट क्या होगा, तो n होगा अगला एलिमेंट, और n क्या है, n है हमारा n+2। ये याद है ना आपको, ये वाला सिंबल। ठीक है, ये n रिटर्न कर रहा है, और n क्या है हमारा n+2, यानी कि 40, अगला होगा हमारा 42, फिर 44, फिर 46, फिर 48, फिर 50, और ऐसे करके 20 एलिमेंट्स को जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, एंड प्रैक्टिस करके देखो खुद से। अगर नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो फिर से देखो, आपके समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा कोड है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप थोड़ा समझने का ट्राई करोगे तो आप कर लोगे। अब देखो, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि कभी ना कभी एकेटीयू में पूछे गए हैं, एंड आ जाते हैं 2 नंबर में या फिर 7 नंबर में किसी न किसी फॉर्म में। तो ये पहला है हमारा कैलकुलेटिंग एवरेज यूजिंग map.toInt। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो यहाँ पे map.toInt यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लिस्ट है
वो इंटीजर ऑब्जेक्ट्स की है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें प्रिमिटिव इंट वैल्यूज चाहिए होती हैं। जो इंटीजर है, देखो ये इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन हमको कैलकुलेशन के लिए चाहिए होती है इंट। हम ऐसे लिखते हैं ना, इंट a इज इक्वल टू 2, तो हमको ये हमारे इस फॉर्मेट में है, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे हमें मैप टू इंट, यानी कि ये बेसिकली इंटीजर को इंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि जो इंटीजर है उसको इंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहा है। सिंपल ये काम है इसका। और उसके बाद डॉट एवरेज, ये स्ट्रीम के सभी नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये एवरेज फंक्शन है, सिंपल। और डॉट एल्स जीरो, अब बेसिकली अगर हमारी स्ट्रीम खाली होगी तो वो रिटर्न जीरो कर देगा, सिंपल। और यहाँ पे हमारा एवरेज प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा है हमारा फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग यूजिंग मैक्स। ठीक है, अब वही सेम यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमारा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग टाइप की हमारी लिस्ट है जो कि स्ट्रिंग नाम से है, जहाँ पे हमारे एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड कीवी स्टोर्ड है। ठीक है, अब हम पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स डॉट स्ट्रीम करके किया हुआ है, स्ट्रिंग्स डॉट स्ट्रीम। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है मैक्स फंक्शन, मेन आता है हमारा ये डॉट मैक्स। अब ये डॉट मैक्स क्या है, यहाँ पे हमारा डॉट मैक्स यूज हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रीम का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ हम नंबर कंपेयर नहीं कर रहे, यहाँ हम स्ट्रिंग की लेंथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कंपेयर करेंगे कि हम एक स्ट्रिंग लेंगे s1, एक दूसरी स्ट्रिंग लेंगे s2, और फिर s1 की जो लेंथ है उसमें से s2 की जो लेंथ है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड ये जो पूरे ऑपरेशन है, पहले एप्पल, बनाना, फिर बनाना स्ट्रॉबेरी, फिर स्ट्रॉबेरी एंड कीवी, इस तरह से पूरे स्ट्रिंग पे चलेगा। एंड अगेन यहाँ पे सबसे बड़ी जो स्ट्रिंग है वो हमारी स्ट्रॉबेरी है, तो हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग स्ट्रॉबेरी प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्ट्रीम एपीआईज की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जैसे एवरेज कैलकुलेशन और लॉन्गेस्ट एलिमेंट फाइंडिंग बहुत इजी कर सकते हैं बिना लूप्स लिखे। एंड अगेन अगर आपको थोड़ा सा भी डीएसए का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि हम लूप्स को जितना ज्यादा हो सकता है उसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज लूप्स हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। एंड इन प्रोफेशनल सिनारियोज हम अवॉइड करते हैं लूप्स को जितना ज्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा बेस 64 इनकोड एंड डीकोड। सबसे पहले समझते हैं बेस 64 होता क्या है। अब देखो, कंप्यूटर्स नॉर्मली डेटा को बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी थ्योरी, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट मैं आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ कि बेसिकली कंप्यूटर नॉर्मली 0 और 1 में ही स्टोर करते हैं। कंप्यूटर को तो पता नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा, उसे कुछ नहीं पता, उसको बस 0 और 1 पता है। हर चीज इन दी एंड जाके 0 और 1 में एग्जीक्यूट होती है। लेकिन जब हम डेटा इंटरनेट या टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ईमेल हुआ, HTTP हुआ या फिर वीडियो कुछ भी हुआ, तो बाइनरी डेटा डायरेक्टली सेंड करना सेफ नहीं होता। मान लो कोई हैकर ने क्या किया कि उसको, फॉर एग्जांपल मान लो अपने एक वीडियो को शेयर कर दी। ठीक है, अब हैकर ने वहीं पर 01, मान लो कहीं लिखा हुआ है 0101 लिखा हुआ है, किसी हैकर ने 10110 कर दिया तो पूरा आपका जो काया पलट हो जाएगी वहीं की वहीं, और करप्ट हो जाएगा आपका डेटा बेसिकली। तो बाइनरी डेटा डायरेक्टली सेंड करना सेफ नहीं होता, इसीलिए बाइनरी डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम बेस 64 इनकोडिंग। अब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बेस 64 इनकोडिंग बाइनरी डेटा को आस्की टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको आस्की टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं पता, आस्की मे बी आप में से काफी ने इसका नाम सुना होगा। एंड जस्ट इन केस अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको आस्की टेबल दिखा देता हूं एक। ये रही हमारी आस्की टेबल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि 0, हेक्स, ऑक्ट, आपको याद होगा कि डेसिमल होता है हमारा, एक हेक्सा होता है, एक हमारा ऑक्टा होता है, और ये कैरेक्टर होते हैं हमारे। तो हर एक की अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन है। जैसे देखो, आई को हम ऑक्टा में लिखते हैं 151, हेक्सा में लिखते हैं 69 एंड डेसिमल में लिखते हैं 105। तो ये पूरी टेबल है, हमारा हर एक कैरेक्टर किस तरह से किस किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, किस किस में, वो सारा कुछ लिखा हुआ है। अब मान लो अगर आपको अपना नाम लिखना है तो ए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके नाम की पहली स्पेलिंग है तो डेसिमल में आप सबसे पहले जाएगा 65, फिर अमन M77, फिर से ए 65 एंड N 678, तो हमारा 65 और 77 और फिर से 65 एंड 78, ये हमारा डेसिमल में अमन लिख गया। तो इस तरह से हमारा पूरा एन्क्रिप्शन काम करता है बेस 64 का। तो वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है। वापस से अगर हम चलें तो वही है इसका सोल्यूशन, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आस्की। ठीक है, 6 बिट ईच, 2 की पावर 6 एंड 64 कैरेक्टर्स में इसको चेंज कर देता है। इस चीज को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधा एग्जांपल में जाके कि इसका जो कोड है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, क्योंकि अगेन वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले जावा util.base64, ये
देखो ये चीज याद रखना है कि कौन सी चीज जावा के कौन से एलिमेंट में है। पहली बात तो जावा की कौन सी क्लास कहाँ कहाँ है। जावा डॉट यूटिल में आपको मोस्टली सारी चीजें मिल जाएंगी, बट अगेन याद रखना बेस 64 हमारा इसमें है। उसके बाद पब्लिक क्लास, ठीक है, ये मेन मेथड हो गया हमारा। फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाई है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइट क्या कर रहा है, हमारा जो डेटा है उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो हमारी बाइट में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल से इतना काम है यहाँ पे। दूसरा, अब यहाँ पे हम बाइनरी जो है उसको टेक्स्ट में एनकोड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बनाया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इनकोडेड। बेसिकली हमने स्ट्रिंग बनाया, बेसिकली हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया इनकोडेड जो कि स्ट्रिंग होने वाला है हमारा। इसके अंदर बेस 64 गेट इनकोडर। अब इसका काम क्या है, इनकोडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, ये इनकोडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इसके बाद इनकोड टू स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा, बाइट्स को बेस 64 टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। और फिर हम अगर इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो सीधी सी बात है, कुछ जिब्रिश प्रिंट होगा, मान लो QPR65LT, कुछ भी रैंडम सा, मतलब लाइक सीधी सी बात है, हमें तो समझ में नहीं आएगा। जो अभी मैंने बताया था आपको, पूरी प्रक्रिया जो मैंने करके दिखाई थी वो पूरा करके एंड ऐसा कुछ एक जिब्रिश सा आपको दे देगा अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहोगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम इसको डिकोड भी करना चाहेंगे बाद में, तो डिकोड करने के लिए यहाँ पे वही सेम कोड है। डिकोड क्या करेगा कि बेस 64 डॉट गेट डिकोडर, यानी कि जाहिर सी बात है डिकोडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। उसके बाद डॉट डिकोड इनकोडेड, यानी कि जो हमारा इनकोडेड ये जो डेटा है इसको इनकोड कर दे रहा है और क्या कर रहा है कि इनकोडेड टेक्स्ट को ओरिजिनल बाइट्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड जब आप इसको प्रिंट करोगे तो अगेन ये जो हमारा AKTU एग्जाम डेटा है ये प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारी जो बेसिक टेक्स्ट है वो इनकोड हो रही है एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो वापस से डिकोड हो रही है। इतना सा ही काम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर मैं आपको उसका सिंपल फ्लो दिखाऊं, एक ये देखो, इनकोडिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पहले हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो बाइट्स में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद बेस 64 में इनकोड हो जाएगा और फिर हमारे पास इनकोडेड टेक्स्ट आ जाएगा। मान लो वही AKTU एग्जाम्स बाइट्स में कन्वर्ट हुआ, बेस 64 में कन्वर्ट इनकोड हुआ और फिर इनकोडेड टेक्स्ट हमारा कोई भी जिब्रिश जो हमारा होगा वो आ जाएगा। जिब्रिश मतलब ABCD या फिर QRP कुछ भी हो जाएगा जो कि कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे डिकोडिंग करने के लिए जो हमारा इनकोडेड टेक्स्ट है वो जाएगा, बेस 64 का डिकोडर चलेगा एंड ओरिजिनल डेटा हमें आउटपुट में मिल जाएगा। आप इस तरह से टेबल बना के AKTU में समझा के आ सकते हो, काफी अच्छा लगता है एग्जामिनर को ये सब देख के एंड अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सिंपली अगर मैं बोलूं तो बेस 64 इनकोडिंग का यूज बाइनरी डेटा को सेफ टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है और डिकोडिंग उसको वापस ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। और ये एक और एग्जांपल है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो इजीली। ये हमारा पहले बाइट में हमने कन्वर्ट किया है, फिर हमने ये बेस 64 गेट इनकोडर विदाउट पैडिंग। अब देखो विदाउट पैडिंग वाला हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि स्किपिंग द एक्स्ट्रा पैडिंग एट द एंड। ये मतलब बेसिकली ये जो कैरेक्टर है इक्वल टू वाला इसको एंड में हटा देगा, तो जाहिर सी बात हमारा इक्वल टू नहीं आएगा एंड वही सेम चीज है, पूरा सेम रहेगा। एंड इसकी बात हमने यहाँ पे वैसे करी भी है, पैडिंग वाला जो चीज है, इफ द डेटा इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 बाइट्स द इनकोडर ऑटोमेटिकली एड्स 1 and 2 पैडिंग कैरेक्टर्स एट द एंड। यू कैन इग्नोर दिस यूजिंग डॉट विदाउट पैडिंग। बेसिकली सीधा सा इसका कहना यह है कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगी जो हमारी बाइट्स है, तो फिर वो जो हमारा इनकोडर है वो जानबूझ के इन दी एंड इक्वल टू को ऐड कर देता है ताकि वो 3 का मल्टीपल बन जाए एंड अगेन हमको नहीं चाहिए होता वो, तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं विदाउट पैडिंग, वो इक्वल टू कैरेक्टर को हटा देगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर ईच मेथड। अगेन फॉर ईच मेथड को हम बहुत पहले से देखते हुए भी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर एग्जांपल में हमने देखा है, स्ट्रीम एपीआईज के में भी देखा है, मेथड रेफरेंस के में भी देखा है। अब थोड़ा और इन डेप्थ में इसको अच्छे समझ लेते हैं। बेसिकली फॉर ईच मेथड जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था, मेजर सारे जावा 8 में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं और इसका यूज होता है कलेक्शन के एलिमेंट्स को आइटरेट करने के लिए, यानी कि कोई भी कलेक्शन, लिस्ट, एरेज, इन सबके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आइटरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। पहले जब हम लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट करने होते थे तो हमें फॉर लूप यूज करना पड़ता था। एग्जांपल में देखते हैं, देखो ये हमारा पुराना मेथड है, हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है आइटम्स नाम की एंड अगेन ये हमने एक एरे बनाया हुआ है एज लिस्ट। ये आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा आपको। फिर हमने क्या किया, फॉर आइटम्स एंड ये जो हमारा आइटम्स है, ठीक, ये यहां पर आ गया, ठीक है, और स्ट्रिंग आइटम यानी कि एक और आइटम है, यानी कि आइटम्स के जितने भी एलिमेंट हैं जो कुछ भी है वो आइटम में डाल दो और प्रिंट कर दो आइटम को, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गई जो कि हम लूप्स को यूज करके पहले के टाइम पे किया करते थे जावा 8 के आने से पहले। लेकिन जावा 8 के आने के बाद हम फॉर ईच मेथड का यूज करने लगे एंड फॉर ईच मेथड हमारा ये रहा, ठीक है। पहली लाइन तो वही है, सिंपल सेम। दूसरा हो गया
आइटम्स डॉट फॉर ईच आइटम सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंट लाइन आइटम। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइटम्स क्या है कि एक लिस्ट है, और फॉर ईच मेथड क्या रहा है कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उस पर ऑपरेशन जो है हमारा परफॉर्म होगा। एंड इसके बाद हमारा यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन यूज हुआ है, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज हुआ है इनसाइड फॉर ईच। और बेसिकली हर एलिमेंट को आइटम वेरिएबल में लो। ये कह रहा है कि जितने भी जो एलिमेंट है उनको आइटम वेरिएबल में लो और उसको प्रिंट कर दो। जितने भी हैं ये आइटम वेरिएबल में आएंगे और आइटम वेरिएबल लास्ट में प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, बहुत सिंपल है। निंदी अंडा के वही एप्पल बनाना चेरी प्रिंट हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। और वैसे भी हम पहले देखते हुए इसको आए ही हैं। अगर आप चाहो तो सेम इसको एज नंबर के एग्जांपल से देख सकते हो। अगर मैं ऐसा ही मानूं कि लिस्ट इंटीजर, कुछ इस तरह से लिखूं इंटीजर और आगे दूं मैं नंबर्स। मैंने एक सीधे सा एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने एरे डॉट एज लिस्ट दूं और सेम यही एरे एज लिस्ट एंड 10 20 एंड यहाँ पे 30 मैं इस तरह से करके दे रहा हूँ एंड सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन कर रहा हूँ। एंड सेम अगर मैं इसको एज आउटपुट लूंगा तो यहाँ पे हमारा 10 20 30 आ जाएगा। बेसिकली इसकी जगह अगर मैं 10 20 30 कर दूं तो मुझे वो भी एज आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सी अगर मैं बात बोलूं तो फॉर ईच मेथड है एक शॉर्टकट है लूप का, जो कि कलेक्शन के लिए हर एलिमेंट को ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देता है। हमें वो पूरा इंप्लीमेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना वो वाइज इनफ खुद होता है। ठीक है, तो यही था हमारा फॉर ईच मेथड। ये इसका एक कोड है। यहाँ पे देखो हमने एरे को इंपोर्ट किया, लिस्ट को इंपोर्ट किया, यहाँ पे हमने एक आइटम्स करके एक वो बनाया हुआ है वेरिएबल, जहाँ पे वही सेम एग्जांपल है और हम इसको प्रिंट करते रहे। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्राई विद रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये जो फीचर है वो हमारा जावा 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका यूज होता है रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए। जस्ट लाइक कभी कभी क्या करते हो आप, जैसे फ्रिज में से कोई खाना निकालते हो, ठीक है, उसके बाद आपको बंद करना होता है ना। सिमिलरली जब हम कोई मान लो फाइल खोली है हमने, फाइल में से आपको हमें कुछ रीड करना है, अपने जावा में इंप्लीमेंट करना है। मान लो कोई rohan.txt करके आपने फाइल बनाई है, उसका कंटेंट आपको रीड करना है, तो जाहिर सी बात है अगर आप नॉर्मली भी अपने जब विंडोज को यूज करते हो तो आप फाइल को खोल के बंद तो करते हो ना। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वो चीज करनी होती है। अब जो हमारा ट्राई विद रिसोर्सेज होता है ये क्या करता है कि इस चीज को ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। अब रिसोर्सेज का मतलब होता है कि फाइल हो गई हमारी, ठीक है, कोई डेटाबेस कनेक्शन हो गया, ठीक है, नेटवर्क सॉकेट से आप काम कर रहे हो या फिर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से काम कर रहे हो, तो ये सारे उसके अंदर में आ जाते हैं। जब हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो काम खत्म होने के बाद उन्हें क्लोज करना जरूरी होता है एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, वरना काफी सारे फॉल बैक्स वगैरह या फिर एरर्स आ सकते हैं। अगर हम क्लोज करना भूल जाए तो मेमोरी लीक या फिर इवन रिसोर्स लीक भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे इश्यूज आते हैं। तो अब पहले क्या था कि पहले हम रिसोर्स क्लोज करने के लिए फाइनली ब्लॉक यूज करते थे। ठीक है, जैसे हमने पिछली यूनिट में देखा था ना कि हमने ट्राई कैच फाइनल और फिर लास्ट में जाके हम क्या करते थे, फाइनली लिखते थे। एंड फाइनली का हमारा काम क्या था कि फाइनली, क्योंकि वो चाहे ट्राई रन हो चाहे कैच रन हो चाहे कुछ भी रन हो, फाइनली इन द एंड एग्जीक्यूट होता था। तो हम क्या करते थे कि ट्राई ब्लॉक में हम फाइल खोलते थे और फाइनली में जाके हम लिख देते थे कि जो हमने फाइल खोली है उसको क्लोज कर दो। ये हमारा जावा 7 से पहले का वे था, जो कि हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा था, क्योंकि तब तक हमने ट्राई विद रिसोर्सेज नहीं पढ़ा था। बट जावा 7 से इंट्रोड्यूस किया है ट्राई रिसोर्सेज को, एंड इसमें रिसोर्सेज को ट्राई ब्लॉक के पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर करते हैं। जब ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है तो जेवीएम ऑटोमेटिकली रिसोर्स को क्लोज कर देती है। अब सेम ये चीज यहाँ लिखी हुई है, मैकेनिज्म में पूरा लिखा हुआ है, तो आप इजीली इस चीज को पढ़ सकते हो। अब इसको, इस फीचर को यूज करने के लिए हम जावा लैंग ऑटो क्लोजेबल और जावा आईओ क्लोजेबल इंटरफेस को यूज करते हैं। अब सीधा कोड में जाके देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले हमने ये बफर रीडर को इंट्रोड्यूस किया है, अपने कोड में इंपोर्ट किया है, और एक फाइल रीडर को। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्लास हो गई है, ये हमारा मेन मेथड। अब हम ट्राई कर रहे हैं क्या, हमने एक बफर रीडर बनाया, ये बफर रीडर है। बफर रीडर इज ऑटोमेटिकली क्लोज्ड आफ्टर द ब्लॉक एग्जीक्यूट, यानी कि बफर रीडर अपने आप बंद हो जाएगा आफ्टर ये जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद। तो हमने क्या किया, एक न्यू बफर रीडर बनाया, उसके अंदर हमने एक न्यू फाइल रीडर data.txt, यानी कि बेसिकली हमने data.txt का पूरा कंटेंट बफर में डाल दिया है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन br.readline, यानी कि br.readline हमने यहाँ पे इसका जो जितना भी कंटेंट है वो आउटपुट में निकाल दिया है। या फिर कैच एक्सेप्शन, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो ये एक्सेप्शन कैच करेगा और यहाँ पे आपको एरर प्लस उसका मैसेज दे देगा। अब इससे क्या हुआ, अब पुराना मेथड अगर हम यूज करते, अगर हम नॉर्मली इसको ओपन करते तो हमें क्या करना पड़ता कि फिर फाइनली लगा के इसको बंद करना पड़ता, पूरा वो br.close वगैरह वो सब करना पड़ता, जो कि हमें यहाँ नहीं करना। ऑटोमेटिकली
ये जो फाइनली ब्लॉक है ये बंद हो जाएगा। इस चीज को आप और अच्छे से तब समझ पाओगे अगर आपने पुरानी यूनिट हमारी पढ़ी हो जावा की। यूनिट 2 में मैंने इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे हमें फाइल को बंद करना पड़ता है खोलने के बाद। बट इस चीज को ट्राइबल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, ठीक है। एंड अगेन स्टार्टिंग की 3 यूनिट जावा की काफी इजी हैं, तो मेक श्योर आप इनको ना छोड़ के जाओ, काफी अच्छे से करो, एटलीस्ट ये तो कर ही लो, ठीक है। काफी सिंपल है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मैं मानता हूं, बट इजीली हो सकती है, थोड़ा टाइम दोगे तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप एनोटेशंस, ठीक है। तो वही एनोटेशंस हमारे जो अभी हम देखते हुए आए हैं, एट द रेट करके जो हम बनाते हुए आए हैं, हमने पहले भी कोर्स में देखा है। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं एनोटेशंस क्या होता है। एनोटेशंस है एक टाइप का मेटाडेटा। अब मेटाडेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि जो डेटा है उसके बारे में जो डेटा है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा पर बताता हूँ। ये कंपाइलर या जेवीएम या डेवलपमेंट टूल्स को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बेसिकली कोई भी मेथड हो सकता है आपने लिखा हो तो उसके बारे में बताता है। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ओवरराइड, एट द रेट ओवरराइड, ये एक एनोटेशन हो गया। बेसिकली ये जेवीएम को या कंपाइलर को बता रहा है कि जो अगला जो मेथड हमने लिखा है वो ओवरराइड होने वाला है। तो बेसिकली इट इज गिविंग अ डेटा अबाउट अ डेटा, ठीक है। हमारा जो अगला मेथड है जो कि हम ओवरराइड करने वाले हैं उसको इसने पहले ही कंपाइलर को बता दिया कि ये ओवरराइड होने वाला है। सेम डेप्रिशिएट, सेम सप्रेस वार्निंग, ठीक है। अब देखो ये होता है एक टिपिकल एनोटेशन का यूसेज। अब देखो जावा 8 से पहले एनोटेशन सिर्फ डिक्लेरेशन पर अप्लाई हो सकते थे, जैसे क्लास हो गया, मेथड हो गया या वेरिएबल हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे का जो एग्जांपल है, यहाँ पे हमने ओवरराइड किया है। ओवरराइड का एग्जांपल प्रॉपर दिख रहा है कि पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग और ये रिटर्न 0, सॉरी रिटर्न हेलो। तो अब यहाँ एनोटेशन मेथड पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये मेथड है हमारा, इस पे अप्लाई हुआ है। और तो जावा 8 में पहले हम इतना ही कर सकते थे, जावा 8 से पहले कि बस हम एक मेथड पे इसको अप्लाई कर सकते थे। बट जावा 8 में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ, वो हुआ टाइप एनोटेशन। अब एनोटेशन को टाइप यूसेज पर भी अप्लाई किया जा सकता है, मतलब जहां पे डेटा यूज हो रहा है वहां भी हम एनोटेशंस को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू ब्लू हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, लिस्ट बनाई है हमने, स्ट्रिंग टाइप की है, इसका नाम है नेम्स। अब एट द रेट नॉट नल, बेसिकली हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो लिस्ट है ना वो नल नहीं हो सकती। अगर ये नल हुई तो वो एरर थ्रो कर देगा। अगर हम इसको ना लगाएं, सिंपल हम बना सकते हैं लिस्ट और सिंपल हम स्ट्रिंग लगा के ऐसे लिखते थे ना पहले से, और यहाँ पे नेम ऐसे लिखते थे ना सिंपल, हाँ, लिस्ट स्ट्रिंग नेम्स। बट हम एट द रेट नॉन नल लगा के इसको ये बता सकते हैं कि आप जो हमारी जो लिस्ट है ये खाली नहीं रहने वाली। एंड बेसिकली बस यही एक नया फीचर है कि बस हम साथ में इसको यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर अब यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो इसे एक और एग्जांपल भी दे सकते हो कुछ इस तरह से। ये देखो, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है str नाम के वेरिएबल से, एंड हम कह रहे हैं कि इसका इनपुट ले रहे हैं बेसिकली स्ट्रिंग एट द रेट नॉट नल, यानी कि ये खाली नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो एनोटेशन है वो टाइप कास्टिंग पर यूज हो रहा है, ठीक है। हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, वहीं पर ये सीधा बोल दे रहे हैं कि ये हमारी एम्प्टी नहीं होगी। नाउ व्हाई आर एनोटेशंस यूजफुल? सिंपल सी बात है, टाइप एनोटेशन का मेन पर्पस है सबसे पहला तो बेटर टाइप चेकिंग, ठीक है, बेटर टाइप चेकिंग। दूसरा होता है हमारा एरर डिटेक्शन, यानी कि अगर कोई भी एरर आ रहा होगा ना तो वो पहले से ही डिटेक्ट कर लेगा, एरर डिटेक्शन। एंड थर्ड होता है हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन अवॉइड करना, ठीक है। जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होती है हमारी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन अवॉइड करना, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं मेनली। आपको ये चीज नोट्स में भी दिख जाएगी, मैंने थोड़ी फ्रैंक लैंग्वेज में लिखी हुई है। ये मेन 3 काम होते हैं हमारे टाइप एनोटेशंस के, और इसीलिए वो यूजफुल काफी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर वैसे तो मैंने काफी सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, बट अगर आप इसको इन रियल लाइफ समझना चाहो तो मान लो कि अगर डेवलपर एक्सीडेंटली नल वैल्यू ऐड करे तो कंपाइलर वार्निंग या एरर दे सकता है पहले से ही, जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर मैं वन लाइन में इस चीज को खत्म करना चाहूं तो मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि जावा 8 के बाद एनोटेशन सिर्फ क्लास या मेथड पर नहीं बल्कि डेटा टाइप्स पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, जिसे टाइप एनोटेशंस कहते हैं। तो इसी एग्जांपल के साथ हमने यहाँ 2 चीजें देख ली, एक तो हमारे एनोटेशंस और दूसरा हमारे टाइप एनोटेशंस, ठीक है। ये एक कोड है,
एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या देखो सेम वही है, लिस्ट दी हुई है, हमने कह दिया @not null, यानी कि अब बेसिकली इंश्योर्स द लिस्ट नेवर एक्सेप्ट अ नल स्ट्रिंग, ठीक है, खाली नहीं रहेगी। दूसरा आ गया हमारा एरेज, ठीक है, हम यहाँ इंटीजर बना रहे हैं, एंड नॉन नेगेटिव इंश्योर्स डेटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव वैल्यू ये नहीं लेगा वरना वार्निंग या एरर जनरेट कर देगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप एनोटेशंस क्या होते हैं। बात करेंगे अब हम रिपीटिंग एनोटेशंस की, ठीक, पहले हमने एनोटेशंस देख ली, अब रिपीटिंग एनोटेशंस। तो बिफोर जावा 8 you could not apply the same exact annotations to a single declaration more than once. If a method need two schedules, you won't या you couldn't write @schedule twice. अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम थी क्या या प्रॉब्लम है क्या। जावा 8 से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती थी। तो जावा 8 से पहले एक ही एनोटेशन को एक प्लेस पर मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते थे। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ऐसा समझ में आता नहीं है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि मैंने एक यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है पब्लिक क्लास मीटिंग, पब्लिक वाइड मीटिंग, ठीक है। मेल मान लो कि हमने मान लो यहाँ पे लिखना है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट मान लो system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा है मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ ऐसा कोड है, यहां पे हमने एक एनोटेशन ये लगा रखा है, एक ये लगा रखा है, यानी कि मंडे और फ्राइडे को मीटिंग होगी। अब जावा 8 से पहले दिस वाज नॉट ट्रू, यू कैन नॉट डू दिस, तुम बस एक ही चीज यूज कर सकते हो, या तो ये या ये, तुम मल्टीपल एनोटेशंस को यूज नहीं कर सकते। बट जावा 8 के आने के बाद तुम मल्टीपल एनोटेशंस यूज कर सकते हो, ठीक, ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये करते कैसे हैं, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, एक ही एनोटेशंस को एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स यूज करना कैसे है, तो वो चीज अब हम समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। पहले इस कोड को देखो, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट समझते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन रूल, ठीक है। अब इंप्लीमेंटेशन रूल में दो चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले बेस एनोटेशन बनाते हो और दूसरा आप कंटेनर एनोटेशन बनाते हो। बेस एनोटेशन में आप @रिपीटेबल कीवर्ड को यूज करके बनाते हो, फिर दूसरा आप कंटेनर एनोटेशन बनाते हो जो कि एक एरे को होल्ड करता है रिपीटेड वैल्यू। अभी मैंने क्या बोला, कोड में जाके देखते हैं। अगेन ये एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कोड होगा, थोड़ा सा मे भी लग सकता है आपको, बट आप इसकी प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा, ठीक। समझते हैं पहले इसको क्या है। ये हमारा बेस एनोटेशन का एग्जांपल है, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ बेस एनोटेशन। अब बेस एनोटेशन समझते हैं एक एक करके कोड। तो लाइन बाय लाइन अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या है, java.lang.annotation.star, यानी कि एनोटेशन के अंदर जो कुछ भी है, स्टार का मतलब क्या है पहले भी बता चुका हूं, स्टार का मतलब है कि जो कुछ भी इसमें है उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक। या हम जावा एनोटेशन पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जावा एनोटेशन पैकेज में मेनली दो चीजें होती हैं, रिटेंशन एंड रिपीटेबल। इस पैकेज में एनोटेशन रिलेटेड क्लास ही होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले कोड की तरफ आते हैं, रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम। यहां हम बता रहे हैं कि एनोटेशन कब तक अवेलेबल रहेगा। बेसिकली जो हम एनोटेशन हम जो बनाने वाले हैं, जो कि क्या है हमारा एनोटेशन, यहाँ पे स्केड्यूल ही है। देखो क्या है, स्केड्यूल है ना, यही एनोटेशन है हमारा। तो जो हमने यहाँ पे एनोटेशन बनाया हुआ है, ये जो कि हमारा ये है, तो हम यहां पर इसके कुछ रूल सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वही रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, इंप्लीमेंटेशन रूल्स। जो दो स्टेप है, तो अभी हम पहला स्टेप देख रहे हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, ये हमारा पहला स्टेप है। इसमें हमने क्या किया, रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम। बेसिकली ये रिटेंशन पॉलिसी डॉट रन टाइम बोल रही है कि ये एनोटेशन प्रोग्राम रन होने के टाइम भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा उस टाइम पे भी अवेलेबल रहेगा। मतलब जेवीएम रन टाइम पर भी इसको एक्सेस कर सकती है, इस एनोटेशन को, ठीक है। इसका मतलब ये रहा। और दूसरा है हमारा इसके बाद जो है हमारा रिपीटेबल एनोटेशन। ये लाइन बताती है कि जो स्केड्यूल एनोटेशन रिपीट हो सकता है, जो भी हमारा एनोटेशन है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, जो कि हम करना चाहते हैं। मतलब हम स्केड्यूल एनोटेशन को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जो अभी हम यहां कर रहे थे, ये हमारा इसी दूसरी लाइन की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो हम दो बार लिख पा रहे हैं कि हम मल्टीपल टाइम इसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर जस्ट इन केस अगर आपको थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, इसको आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा
रिटेंशन पॉलिसी रन टाइम, यानी कि जेवीएम इसको रन टाइम पे एक्सेस कर सकता है, और दूसरा है हमारा रिपीटेबल, यानी कि schedule डॉट क्लास। बेसिकली इसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। इतनी सी बात है। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि ये एनोटेशन डिक्लेरेशन क्या है। तो @इंटरफेस स्केड्यूल, यहां हम एक कस्टम एनोटेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है स्केड्यूल। ठीक है, एनोटेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं @इंटरफेस। ठीक है, ये तो अब पता ही है, हमें एक एनोटेशन बनाना तो @इंटरफेस यूज करेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी पॉलिसीज लिखी एंड यहाँ पे आके हम अपना कस्टम इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, एनोटेशन बोल लो, इंटरफेस बोल लो, इंटरफेस मतलब हम कस्टम क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि एनोटेशन जो हमने उसके अंदर जो एनोटेशन प्रॉपर्टी है वो दी। एनोटेशन प्रॉपर्टी कह रही है कि यहां हम एनोटेशन के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, जिसका नाम है डे, और जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। मतलब बेसिकली जब मैं लिखूंगा @schedule डे इज इक्वल टू जो हमारा सबसे पहले था मंडे, है ना, यहां मंडे वैल्यू असाइन हो रही है। एंड अगेन अब जावा क्या करेगा, इसको इंटरनली कैसे स्टोर करेगा, एनोटेशंस का एरे बनाएगा। ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, पहले इतना समझो, यहां पे हमने क्या किया, रिटेंशन बनाया पहले। यहां पे हमने बोला जावा को कि रिटेंशन मतलब हमारे रन टाइम तक ये अवेलेबल रहेगा, और ये हम रिपीट करेंगे इस इंटरफेस को, जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है, हम इसको रिपीट करने वाले हैं। ये हमने 2 पॉलिसीज इसकी डिफाइन कर दी हैं। इसके बाद अब हम जाते हैं अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हमारा क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ कंटेनर एसोसिएशन एन एरे दैट होल्ड्स अ रिपीटेड वैल्यू। बेसिकली ये जो हमारा पूरा काम है, इसका बस इतना काम है कि जो हमारी जो वैल्यू है इसको स्टोर करेगा इन एरे, इसको अच्छे से स्टोर करके रखेगा। जो हमारी रिपीटेड वैल्यू है, जैसे जो कि हमारी यहाँ पे थी मंडे, है ना, मंडे थी और फ्राइडे थी, हमने यहाँ 2 जगह लगाया हुआ है ना, मंडे और फ्राइडे। इस कोड का काम बस इतना है कि मंडे और फ्राइडे दोनों को स्टोर करके रखेगा। अब कैसे स्टोर करके रखेगा, थोड़ा लाइन बाय लाइन इस कोड को अच्छे से समझते हैं। पहली बात रिटेंशन, ठीक है, इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे अब तक, नहीं समझे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ये एनोटेशन रन टाइम तक अवेलेबल रहेगा, यानी कि जब तक ये रन होगा कोड तब तक ये अवेलेबल रहेगा। और ये देखो हमने ऊपर भी इसको लगाया है, यानी कि ये दोनों तब तक ऑन रहेंगे जब तक हमारा रन टाइम चल रहा है, एंड ऐसे ही आपस में सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा इंटरफेस स्केड्यूल्स। बेसिकली हमने यहाँ पे कस्टम एनोटेशन बनाई है, अगेन वही सेम पहले की तरह, जिसका नाम यहाँ पे होने वाला है स्केड्यूल। और इसके बाद हम कह रहे हैं कि स्केड्यूल, ये हमने एरे लगाया, और फिर वैल्यू, यहां हम एक सिंपली एरे बना रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा स्केड्यूल नाम का है। अब जो भी हम लिखेंगे, मैं आपको और सिंपली समझाऊं तो ऐसा मान लो, जो हमारा स्केड्यूल्स है, नाम थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी बट समझ जाना, ठीक है, स्केड्यूल्स जो हमारा है तो SCHEDULE मंडे, ठीक है, स्केड्यूल फ्राइडे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे कुछ इंटरनली जावा ऐसे काम कर रहा है, जो हमारा @स्केड्यूल हम यहां पे ये लिख रहे हैं ना, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये एज अ एरे यहां पे स्टोर हो जाएगा स्केड्यूल एरे में। जो वैल्यू है हमारी वो यहां स्टोर हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में इस तरह से कुछ काम करते हैं। थोड़ा जूम आउट करता हूं। अब थोड़ा देखो, यहां पे हमने क्या किया, इसको रूल नंबर 1 क्या करना है, हमें एक बेस एनोटेशन बनानी है जो कि मार्क्ड होगा @रिपीटेबल से, और फिर हमें एक कंटेनर एनोटेशन बनानी है, कंटेनर एनोटेशन बनानी है, ठीक है, जो कि हमारी एक एरे होगी जो कि हमारे रिपीटेड वैल्यू को स्टोर कर रही होगी। तो पहला काम हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमने रिपीटेबल से वो बना दिया कि हम मल्टीपल टाइम्स को रिपीट करेंगे एनोटेशंस को, और दूसरा ये जहां पे हम मल्टीपल एनोटेशन जो हम रिपीट कर रहे हैं, अगेन जो हम इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार एनोटेशंस को, उन्हें हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है, आई नो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट थोड़ा समझने का ट्राई करो, वीडियो रिवाइंड करके देखो, ठीक है, समझ में आएगा आपके, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है, मेनली बस यही है कि ये तो 2 लाइंस हैं, ये थोड़ा सा आपको हिला सकती हैं, बाकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल आइडिया था। अगर सिंपली अगर मैं बोलूं तो जब हमें एक एनोटेशंस को मल्टीपल टाइम यूज करना है तो जावा उन्हें कंटेनर एनोटेशंस के अंदर एक एरे फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे एक और कोड है आगे, इसको भी आप देख सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पे हमने एक बेस एनोटेशन बनाई है नीचे, ये हमने कंटेनर एनोटेशन बनाई है।
ठीक, क्या किया है हमने, रिपीटेबल स्केड्यूल डॉट क्लास, ठीक है, वही हमने यहाँ पे रिपीटेबल बनाया, हमने यहाँ पे ये नहीं बनाया हुआ रिटेंशन वाला, बट ठीक है। दूसरा हमने इंटरफेस बनाया हुआ है, ये एक ही लाइन में लिखे हुए हैं तो मे बी आप कंफ्यूज मत होना, अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो फिर इंटरफेस स्केड्यूल और ब्रैकेट में स्ट्रिंग डे स्ट्रिंग टाइम और फिर ये, ठीक है। मैंने इसको एक ही लाइन में लिखा हुआ क्योंकि थोड़ा पेज का कंसाइजेशन का इशू था, ठीक है, बट वही सेम चीज है। फिर यहाँ पे हमने कंटेनर बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा इंटरफेस है जो कि हमारा स्केड्यूल नाम का है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं, @repeatable ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा हुआ जो हमारा रूल नंबर 1 था, सॉरी रूल नंबर 1 बोल रहा हूँ, रिटेंशन रिटेंशन जो पॉलिसी थी हमने वो यहाँ पे यूज नहीं करी, ठीक है। वो एक बार को आप नहीं यूज करोगे चल जाएगा, बट अगेन यूज करनी होती है, अगर हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट दे, बट अगेन मैं ये कहूंगा कि सेफ साइड पर उसको रख के चलना। रिपीटेबल हमने यूज किया है कि हम कह रहे हैं कि हम इस इंटरफेस को रिपीटेबल टाइम यूज करेंगे, और यहाँ पे कि जो भी हम जितनी बार रिपीटेबली इसको यूज करेंगे हम इसको यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे स्केड्यूल में। अब देखो यहाँ पे पब्लिक वर्ड स्टार्ट मीटिंग मंडे फ्राइडे, ठीक है, वही सेम एग्जांपल था, थोड़ा शॉर्ट करके दिखा दिया है मैंने, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, खुद से इसके प्रैक्टिस कीजिए। अगेन देख के काम नहीं चलेगा, कोई वेब सीरीज नहीं है आपकी, आपको पेन और कॉपी उठानी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे, वरना आप भूल जाओगे। अगला टॉपिक है हमारा जावा मॉड्यूल सिस्टम। तो बेसिकली ये जो जावा मॉड्यूल सिस्टम है ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 9 में, और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट जिक्सॉ भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट जिक्सॉ। इसका मेन पर्पस है कि जावा एप्लीकेशंस को बेटर ऑर्गेनाइजेशन देना, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, देखो जावा को ऐसा तो है नहीं कि हम ये चुन्नू मुन्नू से प्रोग्राम बनाएंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन के। जब हम जावा को प्रोडक्शन में यूज कर रहे होते हैं तो वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी यूज होती है ना। पता होगा आपको काफी लोगों को कि एंड्रॉइड में एंड्रॉइड डेवलपमेंट जब हम करते हैं, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, उसमें जावा और कॉटलिन दो लैंग्वेज यूज होती हैं। कॉटलिन अभी नई आई है, बट स्टिल जावा पे बहुत सारे सिस्टम्स अप्लाई करते हैं। ऑल्सो सर्वर बनाते हो जब आप जावा को यूज करते हो, स्प्रिंग बूट जो हम 5वीं यूनिट में देखेंगे, राइट। तो इस तरह से काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं जो कि जावा में लिखे हुए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको बस आप सिंगल आपने मान लो कि सर्वर डॉट जावा फाइल बना दी और आपका पूरा सर्वर उस पर रखा हुआ है, नहीं भाई, लाखों लाइन का कोड होता है, ठीक है, मैनेज करते करते हालत खराब हो जाएगी। एंड इसीलिए जावा मॉड्यूल सिस्टम को बनाया गया। बेसिकली मॉड्यूल का काम क्या है, अगर आपने पाइथन में पैकेजेस का नाम सुना हो, ये कुछ सेम सा है, अगर नहीं सुना तो दैट्स फाइन, मैं बताता हूँ। बेसिकली जावा 9 से पहले जो हमारे लार्ज एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे पैकेजेस होते थे, ठीक है। एक हो गया हमारा पैकेजेस, दूसरी हमारी क्लासेस, है ना, बहुत सारी क्लासेस होती थी, तीसरी हमारी लाइब्रेरीज, और ये सब हम भर देते थे एक ही फाइल में, जो कि बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, ठीक है। बट जावा 9 ने इसमें इंट्रोड्यूस किया मॉड्यूलर सिस्टम। अब मॉड्यूलर सिस्टम रिलेटेड पैकेज और क्लासेस को एक ग्रुप में डाल देता है, मतलब जो लार्ज प्रोजेक्ट है वो स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कोई ऐप बनाया हार्ट रेट का, हार्ट रेट तो क्या बोल रहा हूं मैं, हेल्थ चेकअप का मान लो बनाया आपने, हेल्थ चेकअप। अब हेल्थ चेकअप में मान लो आपने क्लास बनाई है, फॉर एग्जाम्पल मेंटल हेल्थ, ठीक है, एक क्लास है आपकी मेंटल करके, MENTAL, ठीक है, मेंटल। एक हो गया आपकी कार्डियो हो गया, और मान लो आपकी हार्ट हेल्थ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने मल्टीपल क्लासेस बना रखी हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक ही फाइल में पूरा भर दो, एक तरीका है कि आप मॉड्यूल्स बनाओ, एक मॉड्यूल है हमारा मेंटल हेल्थ करके, एक है हमारा कार्डियो करके, ठीक। दूसरा हो सकता है हमारा फिटनेस ट्रैकर, ठीक है, इसी के अंदर हमने फिटनेस ट्रैकर कि हम क्या क्या रोज खा रहे हैं हमने उसका ट्रैक के लिए, उसके लिए हमने एक और मॉड्यूल बना दिया। इस तरह से सारे मॉड्यूल्स, जो हमारा पूरा एक प्रोग्राम है, जो कि हमारा जो ऐप था हमारा हेल्थ चेकअप का, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, एंड ये कंबाइन करके पूरा एक ऐप बन रहा है, ठीक। आई होप आपको एनालॉजी समझ में आई होगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है जब हम मॉड्यूल बनाते हैं, तो मॉड्यूल में हर मॉड्यूल में एक स्पेशल फाइल होती है जिसके हम कहते हैं info.java। info.java के अंदर कौन सा मॉड्यूल यूज करना है, कौन सा पैकेज आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड एक्सेस मिलेगा, ये चीजें हर मॉड्यूल के अंदर होती हैं, ठीक है। इसमें मेनली दो कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक तो रिक्वायर्स और एक एक्सपोर्ट। रिक्वायर्स जो होता है हमारा, ये बताता है कि हमारा जो मॉड्यूल है वो किस और मॉड्यूल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि देखो मान लो आपने कोई डेटाबेस की एप्लीकेशन लिखी है
और उसमें एसक्यूएल की जरूरत है। अभी हम कोड में जाके देखेंगे बेसिकली कैसे काम करता है। तो जो हमारी एसक्यूएल है उस पर डिपेंडेंसी है हमारे कोड की, तो हम कहेंगे कि जो मेरा ये पैकेज है, ये जो मेरा java.sql क्लास है उस पर डिपेंडेंट करता है। तो मेरे जो कोड है उसमें ये इंपोर्टेड होना चाहिए, वरना इसके बिना मेरा काम नहीं हो पाएगा। पहली चीज तो ये हो गई कि माई मॉड्यूल को, मान लो एक ऐप बनाया मैंने ऐसे ही माई मॉड्यूल नाम का, ठीक। अब मेरा जो माई मॉड्यूल करके जो मेरा मॉड्यूल है उसको जरूरत है java.sql की, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी हुआ मेरा एक्सपोर्ट, ये बताता है कि कौन सा पैकेज दूसरे मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे आगे जाके, बट ऐसे मान लो कि com.example.util ये एक पैकेज है। अब मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करके लिख दिया कि ये जो पैकेज है आउटसाइड ऑफ द मॉड्यूल के लिए एक्सेसिबल है। अब जाके देखते हैं इसका कोड, तो एक डमी कोड देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने मॉड्यूल बनाया और मॉड्यूल के अंदर मैंने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट java.sql, यानी कि बेसिकली जो मेरा मॉड्यूल है इसको java.sql की जरूरत है, ठीक। और ये एक्सपोर्ट कर रहा है क्या, com.example.util, और ये सब कुछ मेरा info.java में प्रेजेंट होगा। info.java में जो मैं बनाऊंगा ये फाइल में पूरा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे देखो, अब देखो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। माई मॉड्यूल, ठीक है, ये मेरा मॉड्यूल है, या कोई भी मान लो एप्लीकेशन, मान लो फिटनेस ट्रैकर, फिटनेस लिख देता हूं मैं, फिटनेस। सबसे पहले मॉड्यूल info.java, पहली चीज जो आपकी फिटनेस ऐप के अंदर होगी वो होगी आपकी मॉड्यूल.java, ठीक, info.java सॉरी। इसके अंदर com.example.util जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम कह रहे हैं कि इसको और लोग यूज कर सकते हैं, जो कि माई मॉड्यूल के अंदर जाएगा। और इसके अंदर आएगी हमारी utility.java जो कि हमारी फाइल है, utility.java जो कि इसकी सब फाइल है, राइट। आई होप आपको ये एनालॉजी समझ में आ रही होगी। आप चाहो तो एग्जाम्पल जो आप एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से प्रॉपर बना के आ सकते हो कि माई मॉड्यूल, उसके अंदर मॉड्यूल यानी कि info.java आएगा, फिर हमारा com.example.util क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं, और उसके अंदर मेरी utility.java जो कि जिस पे मैं काम करूंगा, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हो सकता है आपसे एडवांटेजेस पूछ लिए जाए 2 नंबर में, या फिर वैसे भी जब अगर आपको आ गया तो आप लिख सकते हो वहां पे। सबसे पहले तो हमारा बेटर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बेटर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, बेटर सिक्योरिटी एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बेटर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बेटर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, बेटर सिक्योरिटी और इंप्रूव परफॉर्मेंस। और जाहिर सी बात है ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं जब हम एक बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं। अगर मैं सिंपली बताऊं तो जावा मॉड्यूल सिस्टम लार्ज एप्लीकेशंस को स्मॉल मॉड्यूल्स में ऑर्गेनाइज कर देता है, जिससे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है। आप चाहो तो पूरा कोड जितना भी ये जब अभी हमने जो किया झमेला जो किया है एक फाइल में बना के खत्म कर सकते हो। एक फाइल आपने ली और पूरा लिख दिया उसमें, लेकिन आप खुद सोच के देखो ना कि 6 महीने बाद आपने वो फाइल खोली तो क्या आप उसको डीबग कर पाओगे? क्या आपका मन भी करेगा उसको डीबग करने का? आपका ऐसी माथा खराब हो जाएगा जब तक वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होगी। तो वहीं पे हमारा ये मॉड्यूल सिस्टम काम करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है डायमंड सिंटैक्स विद इनर एनोनिमस क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायमंड ऑपरेटर होता क्या है। तो देखो यहाँ बना हुआ है ये है डायमंड ऑपरेटर का सिंबल। बेसिकली ये जावा 7 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इसका पर्पस है जेनेटिक्स का कोड शॉर्ट और रीडेबल बनाना, ठीक है। ये ठीक है, आप पढ़ सकते हो, वो पूरी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, ये रिड्यूसिंग। अब देखो सीन क्या है यहाँ पे कि पहले की हम ये देख लेते कि हमारे पास पहले प्रॉब्लम क्या थी। तो ये देखो पहले हमें क्या करना पड़ता था कि हमने लिस्ट बनाई, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल मैंने यूज किया जो मैंने वहां पे दिया हुआ है। तो लिस्ट है, पहले मैं आप बता रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग टाइप की होने वाली है, ठीक है, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आके मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जावा 7 से पहले की प्रॉब्लम थी, अभी आपको देखने को नहीं मिलती होगी बिकॉज ये शॉर्ट हो गई है। बट पहले ये था कि पहले हम यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग टाइप की है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ये बेमतलब की रिपीटेशन हो गई ना भाई, क्या जरूरत है? जब मैंने यहाँ ऑलरेडी बता दी है, जब मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं स्ट्रिंग लेने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे इंटीजर तो भाई दे नहीं दूंगा। तो ये चीज इंप्रूव करने वाली बात है ना। तो इसीलिए जावा 7 के बाद ये इंप्रूव हुआ। तो उसके बाद हम यहाँ बस लिस्ट देते हैं, उसके बाद जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली देख लेता है कि यहाँ पर डायमंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग ही आने वाली है। तो इसको कंपाइलर अपने आप समझ लेता है। अब पहले एक और चीज थी, देखो जावा 9 से पहले एक इशू था कि डायमंड ऑपरेटर जो है वो एनोनिमस इनर क्लास के साथ यूज नहीं कर सकते थे, पहले ये दिक्कत आती थी। बट जावा 9 में वो चीज भी फिक्स हो चुकी है कि आप अब
डायमंड ऑपरेटर को एनोनिमस इनर क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है, रिड्यूसिंग रिडंडेंट बॉयलरप्लेट कोड। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब वही है कि जो बेमतलब का जो बॉयलरप्लेट कोड था, जब हम पूरा लिखते थे स्ट्रिंग इधर भी स्ट्रिंग उधर भी स्ट्रिंग, सब हटा दिया और सिंपली हम डायमंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लोकल वेरिएबल टाइप इन्फ्रेंस की। ठीक है, इसमें हमारा एक न्यू कीवर्ड यूज हुआ है जिसे हम कहते हैं वेर। अब ये जावा 10 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली वही कि इसमें एक नया कीवर्ड आ गया है जिसे हम वेर नाम से जानते हैं, और वेर का यूज करके कंपाइलर ऑटोमेटिकली वेरिएबल का टाइप, डेटा टाइप जो है उसको डिक्लेयर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कि क्या होने वाला है। इसका मतलब है कि हमें एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है कि हमारा डेटा टाइप क्या होगा। ठीक, तो कोड में थोड़ा समझते हैं। देखो, जावा 10 से पहले हमें कुछ इस तरह से कोड लिखना पड़ता था, जहां पे हम बताते थे कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जावा, यानी कि जो हमारा नेम वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, इसका नाम ये हमारी स्ट्रिंग है। उसके बाद एज, एज का टाइप क्या है हमारा इंट, और इसकी वैल्यू है 20। यहाँ पे जो हम डबल यूज कर रहे हैं, जो प्राइस जो हमारा है उसका जो टाइप है वो डबल है। ठीक, बट वेर के आने के बाद हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिखते हैं वेर नेम इज इक्वल टू जावा। अब जावा रन टाइम पे देख लेगा कि अच्छा ये एक स्ट्रिंग है, तो वो अपने आप मान लेगा कि ये स्ट्रिंग है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे वैसे ये। ठीक है, आई होप समझ में आ गया, सिंपल है, हम इससे कॉम्प्लिकेटेड चीज पहले देख चुके हैं। आई होप ये आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, सिंपल सा है। यही है हमारा वेर कीवर्ड, इतना सा ही है। अब ये आके काफी सहूलियत बनाता है, क्योंकि हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं पड़ रही कि हमारा डेटा टाइप है वो कैसा है क्या है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं बेसिकली, जिसमें हमारा सबसे पहला जो रूल है वो ये है, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर लोकल वेरिएबल्स। बेसिकली हमें लोकल वेरिएबल्स के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली मैंने एक, मान लो इस तरह से लिखा, पब्लिक कोई भी मैंने एक मेथड लिखा हुआ है, इसका नाम है शो। ठीक है, मान लो शो मेथड लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं लिख सकता हूं वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10। मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, मैं किसी भी मेथड के अंदर इसको डिक्लेयर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं, मुझ में ऐसी मस्ती आ जाए कि मैं बाहर इसको डिक्लेयर करूं किसी मेथड के, तो वो एरर दे देगा, तो उसका आउटपुट नहीं आएगा, वो एरर दे देगा। ठीक, रूल नंबर 2 है, वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू असाइन करना जरूरी है। यानी कि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैंने वेरिएबल लिखा एक्स, ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा तो वो एरर दे देगा, वो क्या देगा, ये क्या है ये। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको तुरंत वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 10, आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 3, सॉरी 2। एंड हमारा जो रूल नंबर 3 है वो है कि वेर मेथड पैरामीटर्स और क्लास फील्ड के लिए यूज नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने जो है थोड़े इंटरचेंजेबली बोल दिए, इट कैन ओनली बी यूज फॉर लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बताया था। जो मेरा रूल नंबर 2 है वो मैंने रूल नंबर 3 में बोल दिया, और जो मेरा रूल नंबर 3 है वो मैंने रूल नंबर 2 में बोल दिया। बट आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ोगे, जो मैंने आपको अभी आपको समझाया है वही है। ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ोगे तो बेसिकली एग्जाम में आपको क्या लिखना है मैंने आपको समझा दिया, उस वजह से तो लिखोगे नहीं। प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज होगी, जब तक आपका वो नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। एंड टेक्निकल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो उसको और समझा सकते हो जाके। एंड वेर का मेन बेनिफिट है कोड शॉर्ट हो जाता है एंड रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। देखो एक छोटी सी मैं हैक बताता हूँ कि हर चीज का जो भी एक नई फीचर आया है, अगर आपसे उसका एडवांटेज पूछा जाए तो आप 2 चीजें उससे मैं हमेशा लिख सकते हो। पहला, कोड शॉर्ट हो जाता है, रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, सिक्योरिटी वाइज बेटर हो जाता है। ये 2-3 पॉइंट जो है ना आप हमेशा लिख सकते हो, आप कुछ भी भूल जाओ आप इसको हमेशा ऐड कर सकते हो। इन दी एंड अगर मैं आपको एक लैंग्वेज को समझाऊं तो वेर का यूज करके हम वेरिएबल्स का टाइप मैनुअली लिखने की जगह कंपाइलर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने देते हैं। ऑटोमेटिकली कंपाइलर समझ जाता है कि एक क्या टाइप होने वाला है। ठीक है, तो दिस वाज इट अबाउट वेर। देखो ये एक एग्जांपल भी है इसका। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, बट इसको देख के आप और अच्छे समझ सकते हो। वेर नेम इक्विटिव, ठीक है, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्विच एक्सप्रेशंस एंड यील्ड कीवर्ड की। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है ये भी। सबसे पहले हम देखेंगे स्विच एक्सप्रेशंस को और उसके बाद देखेंगे हम यील्ड कीवर्ड को। तो बेसिकली हो सकता है आपने सी में, अगर आपको याद हो तो आपने सी में पढ़ा होगा स्विच केस के बारे में। ठीक है, अब तो पाइथन में भी स्विच की जगह मैच केस आ चुका है, तो अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, ये सेम वही चीज है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा या फिर आप भूल गए हो तो बताता हूँ। ये फीचर जावा 14 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले हम वही लूप्स यूज करते थे, कंडीशंस यूज करते थे। ठीक है, हमें ब्रेक लगाना पड़ता था जब हमें जरूरत पड़ती थी। ब्रेक कीवर्ड जो होता है पढ़ा है हमने पहले। ठीक है, ब्रेक को यूज करके हमें लूप को ब्रेक करना पड़ता था। फॉल थ्रू प्रॉब्लम होती थी, है ना, कोड थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता था एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। जाहिर सी बात है, लूप्स को हम जब भी यूज करते हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो जावा ने इसको इंप्रूव करके स्विच एक्सप्रेशंस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, अब कोड समझते। हाँ, अब देखो, सबसे पहले हमने कहा एक इंटीजर दिया हमने, डे इज इक्वल टू 2।
ठीक, पहला क्या है हमारा लाइन कि डे है हमारा, उसकी वैल्यू 2 है, स्विच डे यानी कि जो हमारा स्विच कीवर्ड है वो यूज हो रहा है, एंड डे इस पर स्विच कर दो। ठीक, केस है 1 यानी कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लाइन मंडे। ठीक, एंड ब्रेक। देखो एक चीज याद रखना कि हर केस के बाद हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका याद रखना। केस देने के बाद हम यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या करते हैं, हम पैरेंथेसिस लगाते हैं यहाँ पे, सॉरी पैरेंथेसिस बोला मैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, यहाँ हम पाइथन की तरह कोलन यूज करेंगे। अगर आपको पाइथन का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो कोलन देखे अंदर घुस गए, है ना। तो हम इस तरह से इसके अंदर घुसेंगे, एंड अगेन हर लाइन के बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे ब्रेक के लिए, मतलब ये बताने के लिए कि लाइन, हाँ जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अब हम अगली लाइन पे जा रहे हैं। ठीक, ये कंपाइलर के लिए होती है ये बताने के लिए कि ये हमारी जो लाइन है वो टर्मिनेट हो गई, अब ये आ गई, ये वाली लाइन है वो टर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बस उसके लिए मैंने बता दिया। तो वापस से मैच पे स्विच केस पे आते हैं। पहला है हमारा केस 1 यानी कि अगर डे की वैल्यू 1 होगी तो साउट करेगा वो सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन मंडे। ठीक है, अगर वैल्यू 2 होगी जो कि यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे डे क्या है वैल्यू 2, केस 2 ट्रू है, तो यहाँ पे ट्यूसडे प्रिंट होके आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक, लास्ट होता है हमारा डिफॉल्ट केस, यानी कि अगर इनमें से कोई भी काम ना करे, मान लो हमारी वैल्यू होती है यहाँ पे 10, तो क्या करते हैं, तो चलता हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यानी कि इन दी एंड वो तो मतलब वही कि लास्ट में जो एल्स कंडीशन होती है, एल्स कंडीशन को मान लो वो डिफॉल्ट कंडीशन है कि डिफॉल्ट में क्या होगा कि इनवैलिड डे, यानी कि एक या दो के अलावा कुछ भी दोगे वो इनवैलिड में माना जाएगा। ठीक, अब इसी का एक मॉडर्न वे है। ठीक, काफी सारे आप कोड देखोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा वही सेम। अब केस 1 तो हमने ये वाला ऑपरेटर लगा के लिख दिया मंडे, केस 2 ट्यूसडे। अब देखो सेम वही चीज है, मैं आपको इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड रख के दिखाता हूं तो आप ये डिफरेंस देख पा रहे होगे। ठीक है, ऊपर से दोनों, उप्स, हाँ पहला पहला दोनों का सेम है। ठीक, वही स्विच। अब देखो यहां मैंने क्या किया, स्ट्रिंग रिजल्ट्स, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें रिजल्ट स्टोर हो रहा है, और स्विच केस पर जा रहा है हमारा डे। ठीक, यहाँ पे हम कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। अब सीधा हमने केस 1 पे गए, यहाँ पे भी केस 1 पे गए मंडे। ठीक, केस 2 ट्यूसडे। हमने पूरा सिस्टम डॉट प्रिंटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही और काफी शॉर्ट में हमारा काम हो जा रहा है। तो बस कॉन्सेप्ट सेम है, डिफरेंस है सिंटैक्स का, एंड सिंटैक्स तो आपको वही अगेन याद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आके आपको बार बार ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, हमें बार बार ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक, तो यही चीज है। अब बात करते हैं हम यील्ड कीवर्ड की। तो यील्ड कीवर्ड क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइड कीवर्ड यूज्ड स्ट्रिक्टली इनसाइड अ स्विच एक्सप्रेशंस केस ब्लॉक। बेसिकली ये क्या होता है कि जो हमारा स्विच केस है, कभी कभी क्या होता है कि देखो यहां पे क्या है, केस 1 हमने कहा मंडे हमें चाहिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एक सिंगल इनपुट चाहिए, आप मतलब बेसिकली आपने एक सिंगल ब्लॉक लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम आए, हमने बस एक सिंगल ब्लॉक लिखा हुआ है केस 1 में, एक सिंगल कंडीशन दी है। बट मान लो कभी कभी हमें सिंगल केस में मल्टीपल कंडीशन देनी हो, तो फॉर एग्जाम्पल एक ये लेते हैं एग्जाम्पल हमारा, ये हमने कहा डे 1 है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि केस 1 में पहले लाइन हमारी क्या है, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और दूसरा है हमारा मंडे, हमें दोनों प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यील्ड। जब हमें केस में मल्टीपल कंडीशन बोल रहा हूं मैं, मल्टीपल हमें लाइन ऑफ कोड लिखना हो, मल्टीपल चीजें हमें आउटपुट चाहिए हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं यील्ड कीवर्ड का। यील्ड कीवर्ड का सिंपल सा काम है रिटर्न करना। ठीक, जब भी ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी, जो कि इस केस में ट्रू होगी भी, ठीक, यहाँ पे हमारा डे की वैल्यू 1 ही है तो ट्रू करेगी, तो आउटपुट में हमें अगेन वही मिलेगा, फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे, यही प्रिंट होके मिलेगा हमें। बट यहां पे हमें यील्ड का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम मल्टीपल लाइंस दे रहे हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट। तो बस इतना सा काम है। यील्ड तभी यूज होता है जब हमें केस में मल्टीपल कंडीशन देनी हो या मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना हो। अब हाँ, ये है कि आपसे कभी कभी इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल कि इसका काम क्या होता है हमारा स्विच केस में, तो आपको पूरा बता के आना पड़ेगा कि स्विच केस में देखो जो पुराना वाले जो था हमारा, उसमें हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक, और यहाँ पे हमें ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और हमें पूरा इतना खेल नहीं करना पड़ता, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्विच कीवर्ड एंड यील्ड कीवर्ड के बारे में। ये देखो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, सेम है, आप पढ़ सकते हो, वही क्लास हमने दिया, एक मेथड बनाया, डे 3 है, एंड देखो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट को हम ले रहे हैं और वही है कि स्विच डे यानी कि इसकी हम कंडीशन ले रहे हैं और रिजल्ट में हम स्टोर करेंगे केस 1, 2। ठीक है, हमने देखो सिंगल लाइन में यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे देखो और थोड़ा सा हमने कोड को छोटा कर दिया, यहाँ पे केस है 1 या 2, अगर 1 या 2 हो रहा है तो 100,
सिंगल लाइन है, ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक, और हम इसमें एक ही बार में दो दो कंडीशन दे रहे हैं, यानी कि अगर केस 1 हो या 2 हो तो रिटर्न कर दो 100, अगर 3 हो तो प्रिंट करो क्या, एक तो ये लाइन और ये देखो, सारा कुछ मैंने एक ही कोड में आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी दिखा दी है कि केस की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने यील्ड को भी यूज किया हुआ है, यील्ड रिटर्न्स द वैल्यू आउट ऑफ द कलर ब्रेसेस, ठीक है, ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, और डिफॉल्ट थ्रो न्यू इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, एंड आई वांट टू नो आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस कि इसका मतलब क्या है, एंड ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दोगे, ठीक, ये क्या है, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा हुआ है एंड ये मैंने पढ़ाया है आपको, तो आई वांट कि आप इसका आंसर दो कमेंट में, एंड अगेन ये यहाँ पे हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक, सिंपल है। अब बात करते हैं टेक्स्ट ब्लॉक्स की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टेक्स्ट ब्लॉक्स, ठीक, तो ये जो फीचर है हमारा, ये जावा 15 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक का यूज होता है मल्टीपल लाइंस स्ट्रिंग्स लिखने के लिए, ठीक है, अगर हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखनी है, ठीक है, जो कि जावा 15 से पहले बहुत हेडेक था। अब पहले क्या था, हमें एसक्यूएल या फिर क्वेरी लिखनी है या फिर एचटीएमएल का कोई कोड लिखना है, फिर जेसन डालनी है, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी, ठीक है, हमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यानी कि /n, मतलब /n आपको पता होगा कि न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है, और अगर हमें स्ट्रिंग्स यूज करनी है तो कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता था, एंड बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ती थी, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। अगर आप देखो, यहाँ देखो, सबसे पहले ये था हमारा ओल्ड मेथड, ठीक, ये है हमारा ओल्ड मेथड, और ये है हमारा न्यू मेथड, ठीक है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन इन जावा 15। सबसे पहले हम पहले क्या करते थे कि स्ट्रिंग बनाई हमने HTML, तो मान लो ये हमें एक HTML का कोड डालना है अपने जावा कोड में, ठीक है, तो हम पहले क्या करते थे HTML, अगर इन केस अगर आपको नहीं आती HTML तो हम कुछ इस तरह से HTML को लिखते हैं कि पहले हम HTML लिखते हैं, फिर उसकी बॉडी, फिर उसके अंदर हेडिंग देते हैं, और फिर बॉडी क्लोज करते हैं, और फिर HTML, मतलब एक जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो ये दिस इज हाउ बेसिक HTML वर्क्स। अब हमें कुछ ऐसे लिखना होता था, ठीक, और इतना लिखने के लिए हम पहले क्या करते थे कि स्ट्रिंग दी HTML/n यानी कि न्यू लाइन, प्लस कर दो क्या कि बॉडी, फिर से न्यू लाइन दे रहे हैं, और देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू मेथड के हिसाब से बस 3 हमने बस ये लगाए, ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड में हमने 3 ये लगा दिए, और बस उसके बीच में हमने जो जैसा लिखा है, जितना स्पेस दिया है, जितना जो कुछ भी हमने लिखा है एज इज लिखा है, हमें इतना कुछ फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतना सा है हमारा मल्टी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक, तो वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ट्रिपल डबल कोट्स आपको लगाने हैं, और उसके अंदर आप कुछ भी लिखो, जावा एज अ स्ट्रिंग उसको नॉर्मली ले लेगा। ये एक और एग्जांपल है, ठीक है, वही क्लास दी आपने और यहाँ मेथड लगाया हमने, और एक हमने स्ट्रिंग बनाई HTML डेटा करके, और देखो हमने ऐसे लिखा। अब हमें यही चीज नॉर्मली पहले लिखनी होती, हम /n प्लस ये सब कुछ लिख के करते, बट अब हम नॉर्मली इसको कर सकते हैं। जो लोग HTML जानते हैं वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे, बाकी इस कोर्स में HTML का कोई ऐसा खास वो है नहीं, वरना अगर होता तो मैं आपको समझाता, ठीक है, अगर आप चाहो, अगर आपको ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप मत लिखना, आप सिंपली इस कोड को दिखाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने लिखा स्ट्रिंग HTML नहीं, मान लो आपने लिखा मोहन, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, और इसके बाद एक हमने यहां पे जाके इसको क्लोज कर दिया, और फिर ये अपोस्ट्रोफी यहां पे एंडिंग, सॉरी इसको सेमीकोलन बोलते हैं, मैंने अपोस्ट्रोफी बोल दिया। इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे, मान लो अ गुड बॉय, और डोंट हैव बैड मैनर्स, डोंट हैव बैड मैनर्स, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख के भी आ सकते हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमें यहाँ पे /n प्लस वो सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम इसको नॉर्मली एज अ स्ट्रिंग लिख सकते हैं बिना फाइनल एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग करने के। बात करते हैं अब रिकॉर्ड्स की। अब रिकॉर्ड जो था वो हमारा जावा 16 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एंड रिकॉर्ड्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लाइक एकेटीयू के हिसाब से तो है ही है, बट इन रियल लाइफ भी जावा में बहुत यूजफुल है ये, ठीक है। बेसिकली रिकॉर्ड एक स्पेशल टाइप की क्लास होती है जो मेनली डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसका मेन पर्पस है बॉयलर प्लेट कोड को कम करना, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है कि जो एक डिफॉल्ट जो हम लिखते हैं ना, जैसे जावा में क्या लिखते हैं कि पब्लिक क्लास मेन, या कोई भी क्लास हो सकती है आपकी, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, तो इसको हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं, यानी कि वो कोड एक जो प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है कोड का, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको कम करना, ठीक। अब ये देखते हैं कि पहले इश्यूज क्या थे, ठीक है, दिक्कत आई क्या थी पहले। तो देखो इस प्रोग्राम को देखो,
यहाँ पे क्या है, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एक प्राइवेट स्ट्रिंग है जिसका नाम है हमारा नेम, ठीक है, एक नेम करके कीवर्ड है जो कि स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा है, फिर है हमारा रोल नंबर जो कि इंटीजर को इनपुट ले रहा है, फिर हम कह रहे हैं कि पब्लिक स्टूडेंट, जहाँ पे स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग और हमारा इंटीजर जो कि रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर एज इंटीजर स्टोर हो रहा है और नेम एज अ स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, एंड यहाँ पे दिस डॉट नेम एंड यहाँ पे रोल नंबर, राइट। तो आपने इस पे देखा होगा इस पूरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, बस ये वैल्यू तो स्टोर कर रहा है। अब हमें बस वैल्यू स्टोर करने के लिए इतना बड़ा तामझाम करना पड़ रहा है, राइट। हम क्लास बना रहे हैं, हम ये सब इतना कुछ कर रहे हैं जिसकी हमें शायद जरूरत भी नहीं थी। तो जावा 16 में इस चीज को ठीक किया गया कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया गया एंड इंट्रोड्यूस किया रिकॉर्ड्स को। तो अब देखो रिकॉर्ड में क्या होता है, आपने लिखा पब्लिक रिकॉर्ड और फिर ये रहा हमारा क्लास का नाम, फिर क्या क्या इनपुट ले रहा है वो, एंड बस खत्म, वन लाइनर एंड उतना बड़ा पूरा कोड खत्म। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो देखो नीचे, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू स्टूडेंट एंड अगेन स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया एस करके न्यू स्टूडेंट, और हमने यहाँ वैल्यू दी, पहले दिया राहुल जो कि हमारा नेम में स्टोर हो जाएगा, और फिर दिया 101 जो कि हमारा रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा, एंड वही सिस्टम डॉट प्रिंटलाइन एस डॉट नेम एंड एस डॉट रोल नंबर। अब देखो कितना ज्यादा सिंपल हो गया। वहीं अगर हम ऊपर देखते, ये जो ये देख रहे कितना ताम झमेला करना पड़ रहा है हमें कि पहले हम ये बना रहे हैं, फिर ये बना रहे हैं, फिर हम एक एक का अपना अलग अलग मेथड बना रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं बार बार, और जबकि हमें करना क्या है, कुछ नहीं, छोटा सा काम है हमारा कि हमको बस स्टोर करना है वेरिएबल्स। तो स्टोरिंग के काम के लिए जावा में रिकॉर्ड्स बनाया गया है। तो अगेन वापस चलते हैं अपनी थ्योरी पे, ठीक है, इट द प्रॉब्लम इट सॉल्व्स, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ ट्रेडिशनल पोजो प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब अगर आपके क्वेश्चन आए ये एग्जाम में तो आपको ऐसे लिखे आना, ये जो कीवर्ड है ना पोजो, ये लिख के आओगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास रिक्वायर्स राइटिंग मैसिव अमाउंट ऑफ बॉयलरप्लेट कोड, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि एक जो पोजो है, पोजो मतलब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पहला हमारा जो जावा का तरीका था लिखने का वो वही था कि पूरा एक बॉयलरप्लेट कोड लिखो, फिर उसमें प्राइवेट फील्ड जनरेट करो, फिर उसमें कंस्ट्रक्टर्स लगाओ, गेटर लगाओ, सेटर लगाओ, इक्वल लगाओ, हैश कोड लगाओ, टू स्ट्रिंग मेथड लगाओ, मतलब इतना सारा आपको ताम झमेला करना ही पड़ता था। बट ये जो पोजो वाली प्रॉब्लम थी रिकॉर्ड ने उसी को ठीक किया। एक चीज जो याद करने वाली है वो ये है कि जो रिकॉर्ड है वो हमारा इम्यूटेबल होता है, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि आप जो रिकॉर्ड में जो कुछ ही बनाओगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वही कि कोड काफी लेस हो जाता है, ठीक है, लेस कोड, जाहिर सी बात है वो तो हमने देख ही लिया, एक लाइन में हमने पूरा कर दिया था। बेटर रीडेबिलिटी, ठीक है, वही देखो घुमा फिरा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज के सेम है इस यूनिट में, ठीक है। कोड की क्वांटिटी कम हो जाती है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, और बस इसमें एक एक्स्ट्रा जो चीज है वो है कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बेनिफिट भी है और कभी कभी यही चीज हमारी इशू भी बन जाती है, ठीक है। अब सिंपली बोलूं तो रिकॉर्ड एक सिंपल क्लास है जो डेटा कैरियर के लिए यूज होती है और ऑटोमेटिकली बॉयलरप्लेट मेथड को जनरेट करती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्लीन एंड क्लास बनाने के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। अब देखो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो देखो एक लाइन में वही पब्लिक रिकॉर्ड और क्लास का हमारा नेम और फिर वो क्या क्या इनपुट लेगी। उसके बाद हमने पब्लिक क्लास हमने एक और बना दी यहाँ पे, और वही यहाँ पे जो हमने ये बनाया है इसका ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट, है ना, ये एस स्टूडेंट इसको कॉल कर रही है, और फिर न्यू स्टूडेंट रमन ऑफ 403, वही सेम जो कि अभी हम देख के आए हैं, ठीक है। अब हम इस यूनिट का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है हमारा सील्ड क्लास। तो ये जो फीचर था ये हमारा जावा 17 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड सील्ड क्लास का मेन पर्पस है इनहेरिटेंस को कंट्रोल करना, ठीक है। अब इसे कैसे करते हैं अभी हम कोड में जाके देखेंगे, क्योंकि ये तो वही थ्योरी है जो आप AKTU में लिख के आओगे, ठीक है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बट क्या होता है कि नॉर्मली जावा में अगर एक क्लास बनाते हैं तो और भी जो बाकी दूसरी क्लासेस होती हैं वो उसको इंपोर्ट कर लेती हैं। अब देखो मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा ये देखो, जो हमारा पुराना मेथड है वो, ठीक है, हमने क्या किया, एक शेप बनाया क्लास शेप, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप, यानी कि हमारे एक सर्कल क्लास हो गई उसने शेप को एक्सटेंड किया, सिमिलरली एक स्क्वायर क्लास होगी उसने भी शेप को एक्सटेंड किया, एंड ट्रायंगल ने भी शेप को एक्सटेंड किया। काफी बार क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि हर क्लास हमारी एक्सटेंड कर जाए, फॉर सम सिक्योरिटी पर्पसेस ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हमारी कुछ पर्टिकुलर क्लास हो, यानी कि मान लो मैं चाह रहा हूं कि बस सर्कल एंड स्क्वायर बस ये दोनों इनहेरिट करें, ट्रायंगल इनहेरिट ना कर पाए, तो मैं वो रोकूंगा कैसे। तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है सील्ड क्लास का। अब देखो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, सील्ड क्लास शेप, यानी कि हम यहां पे कैसे लिख रहे हैं, क्लास शेप, यहां पे हमने लिखा शील्ड क्लास शेप,
बस एक शब्द का अंतर है। अब हम कह रहे हैं परमिट सर्कल एंड रेक्टेंगल, यानी कि बस सर्कल क्लास और रेक्टेंगल क्लास जो है बस इन दोनों को परमिशन दो। अब अगर आप चाहोगे, अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल को इंपोर्ट करना चाहोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये तो एक सैंपल हो गया। अब हमने यहाँ पे कोड देखते हैं। ठीक है, सील्ड क्लास शेप परमिट सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप, यानी कि जो सर्कल है हम यहाँ पे फाइनल का यूज करेंगे। ठीक है, फाइनल क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप एंड रेक्टेंगल एक्सटेंड शेप। अगर हम ऐसे लिखते कि फाइनल क्लास ट्राइंगल एक्सटेंड शेप, तो हमारा जो जावा का कंपाइलर है वो तुरंत एरर दे देता कि भाई इसको तो परमिशन ही नहीं मिली, इसको आप एक्सेस कैसे कर रहे हो, बस ये दो कोई परमिशन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी ये सील्ड एंड परमिट्स ये हमने देख ही लिया है भी एग्जांपल। ठीक है, ये वही थ्योरी है, अगेन आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी, बिकॉज मैंने आपको एनोटेशन देके अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, सारे एग्जांपल आपको मैंने अच्छे से दे दिए हैं। अब देखो कुछ कंस्ट्रेंट के रूल्स होते हैं, फाइनल, सील्ड एंड नॉन सील्ड, ये तीन तरह के कीज हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझें तो सबसे पहले हमारी फाइनल क्लास, अगर सब क्लास को फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो इनहेरिटेंस यहीं स्टॉप हो जाती है। ये कह रहा है ना चेन स्टॉप्स हियर, यानी कि यहीं की स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अभी हम आगे एग्जांपल में समझ लेंगे। और उसके बाद आती है हमारी सील्ड क्लास, अगर सब क्लास भी सील्ड है तो वो भी अपने सब क्लासेस रिस्ट्रिक्ट कर देगी। ठीक, और तीसरी हमारी नॉन सील्ड, कि अगर सब क्लास नॉन सील्ड डिक्लेयर हो गई है तो इनहेरिटेंस ओपन हो जाती है, मतलब कोई भी क्लास उसको एक्सटेंड कर सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने पिछले एग्जांपल में ट्राइंगल को बंद कर दिया था ना, बट अगर हम नॉन सील्ड करके करेंगे तो हम ट्राइंगल को भी इनहेरिट कर पाएंगे। ठीक, अब ये इसका कुछ कोड है। ठीक है, अब देखो द क्लास शेप स्ट्रिक्टली अलाउज ओनली सर्किल टू इनहेरिट इट, यानी कि बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, पब्लिक सील्ड क्लास शेप परमिट्स सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम पहले बात कर चुके हैं। अब देखो रूल 1 है हमारा, सर्कल स्टॉप्स इनहेरिटेंस कंप्लीटली, यानी कि जब हमने फाइनल को यूज किया तो फाइनल क्या करेगा, वो चेन को बिल्कुल बंद कर देगा। ठीक है, जब हमने फाइनल यूज किया तो अब आगे के कोई उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे कोई शेप को यूज ही नहीं कर पाएगा, बस यहाँ पे फाइनल की कीवर्ड का यही काम है। लेकिन रेक्टेंगल ब्रेक्स द सील, एनीवन कैन इनहेरिट रेक्टेंगल नाउ। बेसिकली जब मैंने नॉन शील्ड कर दिया तो अब कोई भी उसको कर सकता है। देखो क्लास यहाँ पे सर्कल रेक्टेंगल ये ठीक है, जब मैंने रेक्टेंगल को नॉन शील्ड की तरह इसको यूज किया तो अब मैं ओपन कर दे रहा हूं। अब मैं आगे कोई भी क्लास होगी, ठीक है, वो शेप को इजीली इनहेरिट कर सकती है। नॉन सील्ड से क्या हुआ कि जो भी हमारी जो सील थी वो हमने ब्रेक कर दी है। अब कोई भी उसको इनहेरिट कर सकता है। देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा भी है, रेक्टेंगल ब्रेक्स द सील, एनीवन कैन इनहेरिट रेक्टेंगल नाउ। लेकिन जब तक हमने फाइनली यूज किया हुआ था तो इसने यहीं की यहीं इसको स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, एक बार थ्योरी पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीजें, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमने पहले देखी थी। एंड अगेन अगर आपको इशू हो पहले की किसी भी चीज में तो एक बार मैं कहूंगा वीडियो का वो पार्ट फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, और अगेन इन सबकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको अभी लग रहा हो कि आपको आ गया है बट आपको नहीं आया होगा, आप एग्जाम में भूल जाओगे एंड फिर आपको इशू होगा। सो यहीं पे आके हमारी यूनिट जो है वो खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई आपके डाउट आते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में आके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पे आइए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अब मिलते हैं जावा की यूनिट नंबर 4 के साथ, जो कि काफी जल्दी आएगी। एंड थैंक यू सो मच।